जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के जितने भी डेली करंट अफेयर्स रहे हैं उन सबका रिवीजन करेंगे। बात करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तो ध्यान देना है आपको। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है, ये कब लॉन्च की गई है? ये 6 नवंबर 2024 को लॉन्च की गई है। तो ध्यान देना है आपको इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है विद्या लक्ष्मी, ठीक है। विद्या लक्ष्मी मतलब एजुकेशन से संबंधित होगी, एजुकेशन से संबंधित होगी ये स्कीम। ऑब्जेक्टिव देखें इसका क्या है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा साथियों? कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री एजुकेशन लोन दिया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कोलैटरल फ्री मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और किसी को भी गारंटर नहीं बनना पड़ेगा। तो ये ऐसे लोन होंगे जो कोलैटरल फ्री होंगे, गारंटर फ्री होंगे। तो ये होंगे एजुकेशनल लोन्स। किसको दिए जाएंगे? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। कौन से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को? जो भी 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होंगे, ठीक है। जो भी बच्चे 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होंगे उनको कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव रहा। टोटल आउटले स्कीम का कितना है? तो 3600 करोड़ टोटल आउटले स्कीम है, जिसके अंतर्गत 22 लाख स्टूडेंट्स को क्या होगा, जो पुअर और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनको फायदा होगा, ठीक है। 22 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? तो अभी हमने देखा 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो भी एनरोल्ड होंगे उनको ये एजुकेशनल लोन का प्रोविजन प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। बस एनआईआरएफ की रैंकिंग में जो भी टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो हो सकता है आपसे फंस जाए यहाँ पे, आपसे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो भी एनआईआरएफ रैंकिंग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, टॉप 860 में होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनके भी जो स्टूडेंट्स होंगे, उन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर क्या कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लोन का अमाउंट क्या होगा? लोन का अमाउंट होगा 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। 7.5 लाख का लोन मिल सकता है। लोन का कवरेज क्या होगा? तो फुल एजुकेशन लोन कवरिंग ट्यूशन फीस एंड कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ट्यूशन फीस जो होगी वो कवर की जाएगी एजुकेशनल लोन के अंतर्गत, और जो कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, कोई लैब वर्क है, कोई वर्कशॉप है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्स से रिलेटेड है, उनका एक्सपेंसेस भी एजुकेशनल लोन में कवर किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी क्या है? 75% क्रेडिट गारंटी फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। सर क्रेडिट गारंटी फॉर डिफॉल्ट की कितनी क्रेडिट गारंटी है? तो ये 75% की क्रेडिट गारंटी है। इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऑन लोन्स अप टू 10 लाख फॉर स्टूडेंट्स विद अ फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स मिलेगा 10 लाख तक का, ठीक है। और वही किसको मिलेगा? जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को नहीं अवेल कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को अवेल नहीं किए हैं उनको मिलेगा 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज, ठीक है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 3% इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन ये इन्हीं को मिलेगा जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं किए होंगे, ठीक है। टारगेटेड कोर्स कौन कौन से हैं? तो जनरली टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल कोर्स होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, उनको टारगेट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है, ताकि जो एजुकेशनल लोन के एप्लीकेशन होंगे और इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड जो भी कागजात होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल बेनिफिशियरीज तो हमने देखा, लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स जो है इसमें स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। आपको ध्यान में रखना है यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया जो है वो टॉप 3 कस्टमर्स है इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। टॉप कस्टमर्स ऑफ इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट कौन है? तो टॉप कस्टमर्स कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा खरीदार कहाँ से आए हैं? हमारे जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया बना रही है, सबसे ज़्यादा खरीदार कहाँ से आ रहे हैं, कौन से देश से आ रहे हैं? तो यूएसए से हैं, फ्रांस से हैं और अर्मेनिया से हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये 3 है, याद रखिएगा। टॉप पे यूएसए है, उसके बाद फ्रांस है और उसके थर्ड पे अर्मेनिया है। मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा
मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया से खरीद रहा है, फिर फ्रांस सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है जो भी इंडियन मेड है, और फिर अर्मेनिया खरीद रहा है। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखिए फिस्कल ईयर 24 में कितना रहा है, तो 21,000 करोड़ का ये रहा है। ठीक है, लगभग 21,083 करोड़ का ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स रहा है, मार्किंग अ 32.5% इंक्रीज फ्रॉम फिजिकल ईयर 23। फिजिकल ईयर 23 में कितना डिफेंस एक्सपोर्ट्स था, तो 15,000 करोड़, लगभग 15,920 करोड़, मतलब 16,000 करोड़ लगभग था, जो कि बढ़ के 21,000 करोड़ हो गया है, मार्किंग 32.5% इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपोर्ट। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो लगभग इंडिया के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उनको 100 कंट्री से ज़्यादा में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करें फिजिकल ईयर 14 के डिफेंस एक्सपोर्ट से, तो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 31 फोल्ड बढ़े हैं। ठीक है, 31 गुना बढ़े हैं, 31 टाइम्स बढ़े हैं 2014 से 2024 तक। प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 46,000 करोड़ इन फिजिकल ईयर 15 टू ₹1,27,264 करोड़ इन फिजिकल ईयर 24। ठीक है, तो जो डिफेंस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यू 46,000 करोड़ से लगभग 1,27,000 करोड़ पहुंच चुकी है, और ये कितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट की बात कर ले तो इंडिया का करंट प्रोडक्शन जो है कंट्रीब्यूट करता है ओवर 40% टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ठीक है, और जो है ये 3 ट्रिलियन, ठीक है, ₹3 ट्रिलियन डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट फॉर फिजिकल ईयर 29 तक क्या होगा, $3 ट्रिलियन तक का डिफेंस प्रोडक्शन करना है, एंड एम्स टू अचीव ₹50,000 करोड़ इन आर्म्स एक्सपोर्ट्स। अभी कितना है, अभी 21,000 करोड़ है, तो ये करना कितना है, ये 50,000 करोड़ करना है, और डिफेंस प्रोडक्शन कितना करना है, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कितना, वैल्यू कितनी करनी है, तो ये 3 ट्रिलियन करना है। ठीक है, अभी कितना है, ये 1,27,000 है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कंट्रीब्यूट्स 21% टू टोटल वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडिया के ऐसे आर्म्स की बात, इंपोर्टर की बात करें, अभी तो हमने एक्सपोर्टर का पूरा एक पिक्चर ले ली, इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, अकाउंटिंग 9.8% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम 2019 टू 24। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट की है, लगभग 10% दुनिया के जो टोटल आर्म्स है वो इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं बिटवीन 2019 टू 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया जो है ये टॉप कस्टमर्स हैं इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करने के लिए। साउथ अफ्रीका ने एक स्कीम लॉन्च की है, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, TTOS, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंदर इंडियंस के लिए क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी इंडियन सिटीजन्स के लिए किसने अलाउ की है, किसने लॉन्च की है, तो ये साउथ अफ्रीका ने की है। इससे क्या होगा, जो वीज़ा का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होगा और एक्सपीडाइट होगा, मतलब जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर किसी को साउथ अफ्रीका जाना है तो। ठीक है, तो क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी या इनिशिएटिव साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है इंडियन विजिटर्स के लिए। इंडिया के साथ साथ चाइना के लिए भी ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका ने इंडियंस के लिए क्या किया है, क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विट्जरलैंड ने बैन किया है बुर्का लॉ। ठीक है, बैन किया है क्या, बुर्का बैन लॉ। तो ये बात याद रखनी है आपको, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, बुर्का बैन कर दिया है, जो कि 2025 से इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कर दिया गया। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा, बाकी तो जो है कि ओरिजिन कब हुआ और रीज़न क्या है बैन का, ये सब का कोई मतलब अर्थ नहीं है अभी यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो अब बस इतना याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, बुर्का बैन किया है। ठीक है, बुर्का बैन किया है और ये 2025 से लागू होगा। तेलंगाना ने लॉन्च किया है स्टेट वाइड कास्ट सेंसस। तो ये बात आपको याद रखनी है, कास्ट सेंसस का काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है भारत में, तो ये तेलंगाना ने लॉन्च कर दिया है स्टेट वाइड कास्ट सेंसस को कंडक्ट करना। तो ये बात याद रखिएगा, तेलंगाना के स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कंडक्ट करेगा कास्ट सेंसस। ठीक है, कास्ट सेंसस इंडिया में लास्ट टाइम 1931 में कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि तेलंगाना 1931 के बाद पहला कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, तेलंगाना जो है कास्ट बेस्ड सेंसस इन्होंने शुरू कर दिया है कलेक्ट करना। ठीक है, पर्पस क्या है, तो ये क्या करेंगे, जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको टारगेटेड बनाएंगे, जहाँ जहाँ जिनको जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये एक पर्पज़ है सर्वे कंडक्ट करने का। नेक्स्ट आते हैं, फेस्टिवल का नाम है निंगोल चौकोबा। निंगोल चौकोबा कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, ये मीटी कम्युनिटी का मणिपुर में एक फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा,
कि मीटी कम्युनिटी का मणिपुर में फेस्टिवल है निंगोल चौकोबा। निंगोल चौकोबा कहाँ का फेस्टिवल है, पहले तो ये याद रखना है, मणिपुर का फेस्टिवल है। दूसरी बात याद रखनी कौन सी कम्युनिटी का है मणिपुर की, तो मीती कम्युनिटी का ये निंगोल चौकोबा जो है फेस्टिवल है। ठीक है, बाकी ये किससे सिमिलर है, ये भाई दूज से सिमिलर है, जहाँ पे सन्स जो होते हैं इनवाइट देयर सिस्टर्स अ वीक इन एडवांस फॉर ग्रैंड फीस रियूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। मतलब जो भाई होते हैं वो बहनों को बुलाते हैं, फिर खाना वाना साथ में खाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, वही भाई दूज का जैसा होता है कि भाई दूज के दिन जाते हैं अपनी बहनों से मिलते मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, यही सब होता है ना। तो ऐसा ही इनका भी ये निंगोल चौकोबा है जो कि म्यूटी कम्युनिटी मणिपुर सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स बाय वाम सुंदरी एंड तर्क सेमीकंडक्टर, जो कि एचसीएल ग्रुप और हीरा नंदान ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं साइमल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कहाँ पे खोले जाएंगे, ये जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, ये जेवर में, ये नोएडा के पास है जेवर एक जगह, जहाँ पे नया अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से वो एयरपोर्ट भी खोला जाएगा जेवर, जहाँ पे और पास में ही यहाँ के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलॉन्ग यमुना एक्सप्रेस वे भी है, वही बात है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है जेवर में। ठीक है, याद रखिएगा जेवर में। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप को अलाउ किया गया है या अप्रूव किया गया है, तो वाम सुंदरी ग्रुप है एचसीएल ग्रुप का, जो कि 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, और तर्क सेमीकंडक्टर है हीरा नंदानी ग्रुप का, जो कि 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, वाम सुंदरी फैसिलिटी क्या करेगी एचसीएल की, तो ये स्मॉल पैनल ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर भी स्टैब्लिश किया गया है वाम सुंदरी इन्वेस्टमेंट, जो कि एचसीएल ग्रुप का है, विद फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया फॉर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली लिस्ट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि फॉक्सकॉन भी है, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी है, वाम सुंदरी है, और तर्क सेमीकंडक्टर जो है स्टैब्लिश किया गया है, ये इनिशिएट किया गया है यूपी के जेवर में, जो कि नोएडा के नज़दीक है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बिहार में सुल्तानगंज स्टेशन को नया नाम मिला है, तो याद रखना है आपको, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है। ठीक है, किसको रीनेम किया गया है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को। ये कहाँ है, ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के रख दिया गया है अजगई बिनाथ धाम। ठीक है, अजगई बिनाथ धाम। ठीक है, अजगई बिनाथ धाम, अजगई बिनाथ धाम याद रखिएगा, अजगई बिनाथ धाम। ठीक है, या अगई बिनाथ धाम, जो भी नाम है, मतलब अजगई बिनाथ धाम, आपको ये याद रखना है। ठीक, किसका रीनेमिंग हुई है, तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। कहाँ पे है, कौन से जिले में है ये, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, बिहार में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी पूछने वाला नहीं पोटेंशियल है और कोई इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड को $200 मिलियन का लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, किस लिए, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए उत्तराखंड को क्या मिला है, $200 मिलियन का लोन मिला है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको दिया है, उत्तराखंड सरकार को दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत वाटर सप्लाई सही होगी, सैनिटेशन अच्छा होगा, अर्बन मोबिलिटी बढ़ेगी, और जो पब्लिक कम्युनिटीज़ है उनमें एनहांसमेंट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं चीता प्रोजेक्ट पे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलकर एक जॉइंट पैनल सेटअप किया है चीता प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने जॉइंट पैनल स्टैब्लिश किया है चीता प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चीता प्रोजेक्ट के लिए ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आपस में मिलकर एक जॉइंट पैनल स्टैब्लिश करेंगे, जिससे क्या होगा, सेफ मूवमेंट, जो चीता के मूवमेंट है उसको सेफ बनाया जाए, चीता के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इससे क्या होगा, इससे जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ये कम होगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसके जॉइंट पैनल में, इससे क्या होगा, इससे डेवलप किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर इसके अंतर्गत बनाया जाएगा बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, एंश्योरिंग सेफ मूवमेंट ऑफ चीता। तो जितने भी चीता के मूवमेंट होंगे उनको सेफ बनाया जाएगा, ताकि ना वो परेशान करें लोगों को, ना वो कॉन्फ्लिक्ट में आए ह्यूमन से, और ना ही ह्यूमन परेशान करें या कॉन्फ्लिक्ट में आए वाइल्ड लाइफ के। ठीक है, रीजन फॉर फॉर्मेशन क्या है, अभी काफी दिनों से देखा जा रहा था कि कुछ चीता जो है मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क के वो निकल गए थे राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो इसके इसके चलते क्या हुआ था, एक चीता कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, जहाँ पे सेफ्टी पैसेज एक मिले चीता को मूवमेंट करने के लिए, तो इसके लिए ये किया गया है। कमिटी में कौन कौन होगा, तो 10 मेंबर कमिटी होगी कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ स्टेट। ठीक है, तो 10 मेंबर की कमिटी होगी जिसमें दोनों ही स्टेट से अपने अपने फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि चीता प्रोजेक्ट या चीता कॉरिडोर के लिए जॉइंट पैनल किसने फ्रेम किया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने।
बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो लिंगोसैट एक सैटेलाइट है जो कि पूरी तरीके से लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है, आप याद रखिएगा। नाम क्या है? लिग्नोसैट, लिग्नोसैट, ठीक है। लिग्नोसैट कहाँ की है? तो जापान की है, ठीक है। इतना बस याद रखना है, लिग्नोसैट क्या है? ये जापान की सैटेलाइट है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि पहली वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। इतना सा बस याद रखना है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जिमसैट 2 की। तो जिमसैट क्या है? नाम से समझ में आ रहा है। ZIM किससे संबंधित है? ZIM जो है जिम्बाब्वे से संबंधित है। तो ये जिम्बाब्वे की सैटेलाइट है टू एडवांस स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो जिमसैट नाम से समझ में आ रहा होगा, ये जिम्बाब्वे की सैटेलाइट है। बस आपको याद ये रखना है कि ये रशिया से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ इंक्लूड की गई थी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जिमसैट 2 जो है, वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि जिमसैट 2 कौन से नेशन ने लॉन्च किया, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। तो हो सकता है आपसे लॉन्च लोकेशन पूछ ले, ठीक है। तो लॉन्च लोकेशन है रशिया, ये रशिया से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो इंडिया AI, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मेटा जो कि पुराने नाम फेसबुक के नाम से जानी जाती थी पहले, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है सृजन सेंटर फॉर जेनरेटिव AI, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT जोधपुर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, पर इसको ना भूलिएगा, ठीक है। इंडिया AI और मेटा ने मिलकर लॉन्च किया है सृजन सेंटर। सृजन सेंटर क्या है? ये जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है। जेनरेटिव AI का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। कहाँ पे खोला गया है? IIT जोधपुर में खोला गया है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन है इसमें। सबसे पहले कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है? इंडिया AI और मेटा, ठीक है। इंडिया AI और मेटा, याद रखिएगा, इंडिया AI और मेटा क्या किए हैं ये? तो ये सृजन खोले हैं, सृजन लॉन्च किए, ठीक है। इंडिया AI और मेटा है, क्या लॉन्च किए हैं? सृजन सेंटर, ठीक है। ये क्या है? ये जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, कहाँ पे? IIT जोधपुर में, ठीक है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कोर इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। पार्टनर्स हमने देखा, इंडिया AI है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, और मेटा प्लेटफॉर्म है जिसको फेसबुक के नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE भी इन्वॉल्व रहेगी। लोकेशन क्या है? हमने देखी IIT जोधपुर राजस्थान। नेम एंड मीनिंग, सृजन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन करना इन हिंदी, ठीक है। मेन गोल्स क्या है? तो ओपन सोर्स AI लैंडस्केप को डेवलपमेंट मिलेगा, रिसर्च अच्छी होगी, इनोवेशन होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा इन AI, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज़ गिवन नेसेसरी फिलिप टू ITR फाइलिंग। मतलब टैक्स सिंप्लीफाई करने पे ITR फाइलिंग कैसे बढ़ी है, इससे संबंधित SBI रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। तो इसके कुछ आंकड़े काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे, इसलिए ये इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। की फाइंडिंग इसकी क्या है? जो महाराष्ट्र है, दिस महाराष्ट्र लीड्स इन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस फॉर फिजिकल ईयर 23-24, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? तो महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में हो रहा है, इसके बाद दिल्ली में हो रहा है, फिर तमिलनाडु में हो रहा है, और गुजरात में हो रहा है। और ये जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, ये कुल मिला के 70% इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र 38% लगभग टैक्स कलेक्ट करता है, ऑलमोस्ट 39% हो गया। कर्नाटका 11.9, मतलब ऑलमोस्ट 12 सॉरी। दिल्ली 10.4% डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है। तमिलनाडु 6.5% टैक्स कलेक्ट करता है। गुजरात डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है 4.8%। तो ये जो 5 राज्य हैं, ये कुल मिला के लगभग इंडिया का 70% डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ITR फाइलिंग पीक्स की। तो सबसे ज़्यादा ITR कहाँ फाइल हुए? इनकम टैक्स रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ फाइल हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, और तमिलनाडु में हुए, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। ITR फाइलिंग कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है, इसके बाद यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, और तमिलनाडु में। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सबसे आगे कौन है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, और गुजरात है, ठीक है। एक और रिपोर्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024, नो मोर हॉट एयर प्लीज, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का टाइटल है, किसने पब्लिश किया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जो कि 1972 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कीनिया में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कीनिया में है, ठीक है, याद रखिएगा, कीनिया में है, ठीक है। तो याद रखिएगा एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024।
अपॉइंटमेंट सेक्शन में बात करें तो मोल्डोवा की प्रेसिडेंट बनी है माया सांडू, ठीक है। माया सांडू जो है ये मोल्डोवा की नई प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने सेकेंड टर्म जीता है, ठीक है। और बीच में ये भी क्लेम हो रहे थे कि रशिया इंटरफेरेंस किया है इनको जिताने में। खैर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रेलिवेंट है नहीं, तो बस आपको ये याद रखना है मोल्डोवा की प्रेसिडेंट कौन है, तो माया सैंडू जो है नया प्रेसिडेंट है, ठीक है। माया सैंडू, ठीक है, याद रखिएगा, MAIASANDU, माया सैंडू, कहाँ की, मोल्डोवा की। 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है। इंडिया 176 इंडिया 176 रैंक पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। बहुत ही ज़्यादा डिसमल परफॉर्मेंस, एकदम अबिस्मल परफॉर्मेंस इंडिया की है इसमें। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स याद रखेगा, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो 176 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। स्कोर कितना है, 45.5 आउट ऑफ 100, ठीक है, 45.5 आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर है। टॉप वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो 180th पे है किरबाती, 179th पे है टर्की, 178th पे है इराक, 177th पे है माइक्रोनेशिया और 176 पे है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो भारत 176वें स्थान पे है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में विद स्कोर 45.5। टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज देखें तो लग्जमबर्ग टॉप पे है फर्स्ट रैंक के साथ, इनका स्कोर है 70। एस्टोनिया सेकंड रैंक पे है, इनका स्कोर है 70.5, लग्जमबर्ग का स्कोर था 70.8, और थर्ड पे है डेनमार्क 69.4 स्कोर के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा LED, ठीक है, LED, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क, ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तो इस इंडेक्स को रिलीज करता है गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एट बेन ग्यूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव एंड biodb.com। नेगेव मतलब इसराइल का डेजर्ट है, ठीक है। तो ये इसराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2022 में स्टैब्लिश की गई थी, गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। किन किन पैरामीटर्स पे कंट्रीज को जज किया जाता है, असेस किया जाता है, तो 25 पैरामीटर्स हैं इन 4 मेन कैटेगरीज, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 मेन कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी, मैनेजिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, एड्रेसिंग थ्रेट्स अगेंस्ट बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस, फ्यूचर ट्रेंड्स इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 4 मेन कैटेगरीज है, पैरामीटर्स हैं जिनमें कंट्रीज को असेस किया जाता है। इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं हर 4 जो भी 4 मेन पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले है लैंड मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट में इंडिया का स्कोर है 42 और इंडिया की रैंक है 154th। कैपेसिटी एंड गवर्नेंस में इंडिया की रैंक है 115 विद स्कोर ऑफ 60। फिर फ्यूचर ट्रेंड्स इंडिया का स्कोर है 133 विद स्कोर ऑफ 35। और थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें इंडिया की रैंक है 177 विद स्कोर 54, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गए इंडिया की परफॉर्मेंस ऑन 4 मेन पैरामीटर्स। GSC की बात करें गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल की, तो हमने आपको बताया ये इसराइल में लोकेटेड है और 2022 में फॉर्म हुई है, ठीक है। 32nd मीटिंग केंद्रीय हिंदी समिति की अभी हाल ही में चर्चा में थी, आयोजित की गई थी। तो केंद्रीय हिंदी समिति की बात कर लेते हैं। तो कौन सी मीटिंग है ये केंद्रीय हिंदी समिति की, 32nd मीटिंग है, ये बात याद रखिएगा, 32nd मीटिंग है केंद्रीय हिंदी समिति की। चेयरपर्सन कौन है मीटिंग के, तो चेयरपर्सन जो है मीटिंग के इस केंद्रीय हिंदी समिति के वो है श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी हैं। और ये केंद्रीय हिंदी समिति कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये नई दिल्ली इंडिया में की गई थी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है केंद्रीय हिंदी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो डेवलपमेंट और प्रमोशन करना हिंदी लैंग्वेज नेशन वाइड का। और अभी अब हाल में आपने देखा होगा कि कई लैंग्वेजेस को जैसे असम, मराठी, पाली, प्राकृत, इन सारी लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। तो केंद्रीय हिंदी समिति रिकमेंड करता है क्लासिकल स्टेटस के लिए, तो इसका ये काम होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा केंद्रीय हिंदी समिति के संदर्भ में। कमिटी मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन होते हैं, टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। उसमें 9 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, 6 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, साथ ही साथ डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के, साथ ही साथ कन्वेनर्स ऑफ सब कमिटी एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कुछ लोग और होते हैं इसमें। तो याद रखना है आपको केंद्रीय हिंदी समिति में टोटल जो है 21 लोग होते हैं, जिसमें 9 यूनियन मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर, बाकी और लोग होते हैं, ठीक है। बात करते हैं एशियन बुद्धिस्ट समिट की, तो ये कहाँ पे होगा, ये न्यू दिल्ली इंडिया में होस्ट किया जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको, न्यू दिल्ली इंडिया में होस्ट किया जा रहा है एशियन बुद्धिस्ट समिट। एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली इंडिया में होस्ट किया जाएगा। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। तो थीम क्या होगी, थीम होगी रोल ऑफ बुद्ध
धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ये बात याद रखिएगा, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन होगा जो हर साल ये बुद्धिस्ट समिट को ऑर्गेनाइज करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो जो बुद्धा की टीचिंग्स है, गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स हैं, जैसे पीस है, यूनिटी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उनका प्रमोशन करना, उनको एक्सप्लोर करना अक्रॉस एशिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ होगी, इंडिया में होगी, और थीम क्या है, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है सुगम ऐप, याद रखिएगा किसका ऐप है, किस राज्य का ऐप है सुगम ऐप, तो छत्तीसगढ़ का ये ऐप है सुगम ऐप, ठीक है, याद रखिएगा। जो भूपेश बघेल साहब हैं, चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सुगम ऐप लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए, ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ईज करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के प्रोसेस को ईज करने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसको ईज आउट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या किया गया है, सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो फ्रॉड होते हैं, कई बार दिखाते कुछ है, कोई ज़मीन कोई प्रॉपर्टी और बेचते कुछ है, तो ये इस तरीके के फ्रॉड को क्या किया जाएगा, कम किया जा सकता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं असम में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए असम को $434 मिलियन का लोन दिया है, अप्रॉक्स 3600 करोड़ का लोन दिया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड किया है, तो ये असम को प्रोवाइड किया है। यहाँ पे क्या होगा, 500 मेगावाट की सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये हल्का सा याद रखिएगा कि असम में रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए कौन एंटिटी लोन प्रोवाइड कर रही है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IRE लिमिटेड, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो IREL है ये CPSU है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और कजाकिस्तान के अस्ट कांगमोस्ट टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम प्लांट JSC ने क्या किया है, जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है। किस लिए, ताकि टाइटेनियम स्लैब को डेवलप किया जाए ओडिशा में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, IRE लिमिटेड और कजाकिस्तान की UKTMP JSC, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये टाइटेनियम स्लैब को प्रोड्यूस करेंगे ओडिशा में, ठीक है, और इससे हमारी इंडिया की टाइटेनियम वैल्यू चेन स्ट्रेंथन होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है ओडिशा के संदर्भ में, कि ओडिशा में IRE लिमिटेड और UKTMP JSC ने जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे क्या होगा, टाइटेनियम स्लैग को डेवलप किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ पे, ओडिशा में। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है राजस्थान को टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें 3 डायमेंशन आप ध्यान दीजिएगा। किसने गाइडलाइंस इशू की हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हैं। कौन से राज्य को, तो राजस्थान को ये किया गया है, राजस्थान को किया गया है। टाइमलाइन क्या है, 2030 तक, 2030 मतलब 2030 तक क्या एलिमिनेट कर देना है, तो चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट कर देना है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, गाइडलाइंस इशू की हैं टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान बाय 2030। आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश का कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है कि अब वो 30% रिजर्वेशन देंगे विमेन को इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स रेज्ड फ्रॉम प्रीवियस 33%। तो पहले मध्य प्रदेश की सरकार 33% आरक्षण देती थी महिलाओं को जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होते थे। इस आरक्षण की जो लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया 35%। अब जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे सरकार की तरफ से जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उसमें 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं का, ठीक है। और ये पहले कितना था, ये पहले 33% था, जिसको बढ़ा के 35% कर दिया गया है। तो ये बात याद रखनी है आपको, ये कहाँ की कैबिनेट ने किया है, कहाँ की गवर्नमेंट ने किया है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, 33 से 35% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दीपम 2.0 स्कीम देखते हैं। तो दीपम 2.0 जो स्कीम है वो आंध्र प्रदेश सरकार की है, याद रखिएगा कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। इसका औचित्य क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये विमेन को एम्पावर करेगा बाय प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी, ठीक है। क्लीन कुकिंग एनर्जी के लिए ये दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 3 फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे एलिजिबल विमेन को। तो ये बात याद रखिएगा, फ्री गैस सिलेंडर्स के लिए दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ये बात याद रखिएगा। दीपम 2.0 इसका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लीन कुकिंग एनर्जी से मतलब कि क्लीन कुकिंग एनर्जी प्राप्त हो सके महिलाओं को खाना वाना बनाने के लिए अपना, ठीक है। इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या होगा, 3
फ्री गैस सिलेंडर्स मिलेंगे जो भी एलिजिबल वुमेन होंगी दीपम 2.0 स्कीम के अंतर्गत। और ये कहाँ पे शुरुआत की गई है इस स्कीम की, तो आंध्र प्रदेश सरकार में ये शुरुआत की गई है। चाइना ने लॉन्च की है टियापिंग 3 सैटेलाइट्स, तो इतना बस याद रखिएगा, टियापिंग सैटेलाइट्स किसकी हैं, तो ये चाइना की हैं, ठीक है, ये चाइना की हैं, चाइना से लॉन्च की गई हैं। जहाँ कहाँ से लॉन्च की गई हैं, तो शांजी प्रोविंस है चाइना में, वहाँ से लॉन्च की गई हैं। कौन सा रॉकेट यूज़ हुआ है, तो लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट, बहुत ही बेहतरीन रॉकेट है ये लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट, ये चाइना का है, जिसकी मदद से इन्होंने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, टियापिंग 3A, टियापिंग 3B, टियापिंग 3B02, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन की। ये जॉइंट मिशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन का, तो ये बात याद रखना है। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इंडिया से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन किसका किसका एंटिटीज का मिशन है, तो ये इसरो और EU का जॉइंट मिशन है, इसरो और यूरोपियन यूनियन का जॉइंट मिशन है। और ये कब स्केड्यूल्ड है, ये स्केड्यूल्ड है दिसंबर 2024 में। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो PSLV एक्सेल रॉकेट, ठीक है, PSLV एक्स्ट्रा लार्ज रॉकेट यूज़ किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सोलर है मतलब सन का कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, तो सन की कोरोना की अंडरस्टैंडिंग को ये क्या करेगा, एनहांस करेगा, साथ ही साथ जो कोरोना के डायनामिक्स हैं उनको समझने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब प्रोबा 3 नाम है, मतलब प्रोबा 1 और प्रोबा 2 भी होंगे, तो प्रोबा 1 और प्रोबा 2 पहले ही भेजे जा चुके हैं, अब भेजा जाएगा दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन, जो कि जॉइंट मिशन है इसरो और यूरोपियन यूनियन का। थर्ड महासागर समिट ऑर्गेनाइज किया गया है मारीटाइम सिक्योरिटी पे, तो ये बात आपको याद रखनी है। महासागर समिट का कौन सा एडिशन है ये, तो थर्ड एडिशन है, ये बात याद रखिएगा, थर्ड एडिशन है महासागर समिट का, जो कि काम करेगा किस पे, मारीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने पे। होस्ट कौन है, होस्ट है हमारी इंडियन नेवी, ये बात याद रखिएगा, होस्ट है हमारी इंडियन नेवी। डेट क्या है, तो ये वर्चुअली होता है, ठीक है, ये वर्चुअली होस्ट किया गया था, ये बात याद रखिएगा, वर्चुअली होस्ट किया गया था। थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा थीम क्या है यहाँ पे थर्ड महासागर समिट की, ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन, ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ये बहुत लंबी सी थीम है, कोशिश करिएगा कुछ कुछ कीवर्ड्स यूज कर लीजिए, जैसे ट्रेनिंग, कोऑपरेशन और सिक्योरिटी चैलेंजेस कहाँ पे, इंडियन ओशैनिक रीजन में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कोऑपरेशन करना है किसके लिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए इंडियन ओशन रीजन में, ये थीम रही है थर्ड महासागर समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी की। इसको लीड किसने किया था, तो इंडियन नेवी के जो एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने ये लीड किया था, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग और कोऑपरेशन, साथ ही साथ जो भी मैरीटाइम थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना इन इंडियन ओशन रीजन। महासागर के बैकग्राउंड की बात करें तो ये 2003 में लॉन्च किया गया था और बाय एनुअल समिट है, ठीक है, 2 साल में एक बार आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाय एनुअल समिट है, फोकसिंग ऑन फॉस्टरिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड रीजनल कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये सागर जो इंडिया का विजन है, सागर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, उसको रीइंफोर्स करता है, उसको सपोर्ट करता है। शिल्प संगम मेला आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उन्होंने शिल्प समागम मेला ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। इससे क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मार्जिनलाइज आर्टिशंस हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट प्लेस मिल जाएगा और उनकी क्या है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक इंक्लूजन बढ़ेगा। तो इसलिए शिल्प समागम मेला लॉन्च किया गया था, होस्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ट्यूलिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ट्यूलिप प्लेटफॉर्म किसके लिए है, तो ये है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम के लिए। तो जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है, ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या होगा, जो भी आर्टिजन्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जैसे कि SC OBC सैनिटेशन वर्कर्स और PWD कम्युनिटी से आते हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको एक बढ़ावा मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा अपने प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, मार्केट करने के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा, ट्यूलिप का पर्पस, नाम से कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये कोई फ्लावर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ संबंधित चीज़ होगी, ये किससे संबंधित है, ये ट्रेडिशनल आर्टिशंस के लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं, तो ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग को इनिशिएट किया गया है। ये बात याद रखिएगा, आपसे ये पूछेगा कि जो अभी वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा लेवल डिसाइड किया गया है एक इनिशिएटिव के अंदर, तो ये ग्राम पंचायत के लेवल पे अब वेदर फोरकास्ट की जाएगी। ठीक है, ये किसके कोलैबोरेशन से हुआ है, तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो हो गई, साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, जो कि क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट करेगा। ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत किसके अंडर आता है, तो पंचायती राज के अंदर आता है। तो इन दोनों मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लोकलाइज वेदर डेटा के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, इससे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी इन एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। की फीचर्स क्या है इसके, 5 डे डेली वेदर फोरकास्ट एंड आर्ली वेदर अपडेट्स। ठीक है, 5 दिन में डेली, 5 दिन के डेली वेदर फोरकास्ट दिए जाएंगे कि आज का मौसम कैसा होगा, और आर्ली वेदर अपडेट्स, हर घंटे वेदर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और ऐप है जिसका नाम है मौसम ग्राम, जो कि लोकल वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करता है विद आर्ली अपडेट्स फॉर 36 आवर्स, 3 आर्ली फोरकास्ट फॉर 5 डेज एंड 6 आर्ली फोरकास्ट फॉर 6 to 10 डेज। ठीक है, तो ये एक मौसम ग्राम भी एक मतलब एक एडिशनल ऐप है। मिशन मौसम की बात करें तो मिशन मौसम क्या है, 2000 करोड़ का इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिससे क्या है, वेदर फोरकास्टिंग और रिजिलियंस इंप्रूव होगा रीजन्स में, और ये चलाया जाएगा 2024 से 2026 तक। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया, और फॉर्म्ड हुआ था 1875 में। ठीक है, फॉर्मेशन ईयर याद रखिएगा, 1875 में फॉर्म हुआ था। बुक एंड ऑथर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आप एकदम रट लीजिएगा, ये बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये पूछा जाए। बुक का नाम है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। इसके ऑथर कौन है, ऑथर है रामचंद्र गुहा। ठीक है, याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा जी, इन्होंने बुक लिखी है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुक आई है नई जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर, तो याद रखना है आपको इसके ऑथर कौन होंगे, प्रोफेसर श्री राम चौलिया इसके ऑथर हैं। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तो इंडिया के कौन कौन से स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं, क्लोजेस्ट पार्टनरशिप्स रही हैं, इसके एनालिसिस को लेकर प्रोफेसर श्री राम चौलिया ने किताब लिखी है जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। कन्वेंशन आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स को इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपोज किया है। ये बात याद रखिएगा, किस रेजोल्यूशन को इंडिया ने अपोज किया है, तो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल, कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल। ठीक है, कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स, तो ये इंडिया ने ये वाले रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या किया गया है, इंडिया द्वारा अपोज किया गया है। तो ये रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था, ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था पाकिस्तान और सीरिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला जो रेजोल्यूशन है कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स, ये किसने प्रेजेंट किया था, किस रेजोल्यूशन, किन कंट्रीज ने ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तो ये पाकिस्तान एंड सीरिया ने किया था। इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री टू अपोज दिस रेजोल्यूशन। अब बिल्कुल सही बात है, चाइना हमारे पर अटैक करता रहता है, पाकिस्तान तो आए दिन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता ही रहता है, तो इसलिए कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल और सब रीजनल लेवल्स पे इंडिया को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन क्या करेगा, ये रेजोल्यूशन एक तरीके का इम्पोज कर देगा कंट्रीज के ऊपर लिमिटेशंस कि कितना आप कन्वेंशनल आर्म्स स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रीज पे लिमिटेशन लग जाएगा, तो इसलिए इंडिया ने उसको अपोज किया है। और कौन एब्सटेन किया है, तो इजराइल ने एब्सटेन किया है, याद रखिएगा, इजराइल ने एब्सटेन किया है। बाकी जो 179 कंट्रीज थी दे वोटेड इन फेवर, इंडिया वोटेड अगेंस्ट, इजराइल एब्सटेन्ड या एब्सेंट। ठीक है, तो इसका फोकस क्या है, एडवोकेट फॉर आर्म्स कंट्रोल इनिशिएटिव्स एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स। रीजनल लेवल मतलब साउथ एशियन रीजन में जैसे हो गया, तो ये रीजनल लेवल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, इससे पीस और सिक्योरिटी होगी, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सच कंट्रोल इन रीजन्स विद कंसंट्रेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एट रीजनल और सब रीजनल लेवल्स का जो रेजोल्यूशन है कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, ये फर्स्ट कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रेजेंट किया गया था। किसने प्रेजेंट किया है, किन कंट्रीज ने, तो पाकिस्तान एंड सीरिया ने इसको क्या किया है, प्रेजेंट किया है। ठीक है, पाकिस्तान एंड सीरिया ने इसको प्रेजेंट किया है। फिर आपको क्या याद रखना है, किसने अपोज किया है, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री टू अपोज दिस सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, और किसने एब्सटेन किया है, तो इजराइल ने एब्सटेन किया है, बाकी 179 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया है।
शुरुआत करते हैं स्कीम से। तो मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, तो आप याद रखिएगा स्कीम लॉन्च की गई है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है श्री JP नड्डा जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। तो इनके अंतर्गत मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री क्या करेगी? मेडिकल डिवाइस में इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेगी, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करेगी। इससे क्या होगा? हमारे देश में जो भी सामान बनेगा तो हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, हम विदेश से आयात नहीं करेंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। अब जब हम मेडिकल डिवाइसेस अपनी कंट्री में बना रहे हैं तो उससे क्या होगा? लोगों में स्किल डेवलपमेंट होगा, उससे रिलेटेड स्किल लोग एक्वायर करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या होगा? क्लिनिकल स्टडीज बढ़ेंगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तो होगा ही होगा। तो ये कुछ प्रॉपर मतलब ऑब्जेक्टिव्स हो गए मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम के। टोटल आवंटन कितना हुआ है राशि का तो देख लेते हैं। फाइनेंशियल आउटले है 500 करोड़ का, ठीक है, 500 करोड़ का आउटले है। कुछ इसके अंदर सब स्कीम्स है, देख लेते हैं। तो कॉमन फैसिलिटीज फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर, मेडिकल डिवाइसेस को मतलब उस पर मेडिकल डिवाइसेस के लेवल पे क्लस्टर फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लस्टर में क्या होगा? R&D लैब्स होंगी, डिजाइन एंड टेस्टिंग सेंटर्स होंगे, एनिमल लैब्स फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए एलोकेट कितना किया गया है? तो 500 करोड़ में से 110 करोड़ इस चीज के लिए एलोकेट किया गया है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है इसी स्कीम के अंदर मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है इस वाली स्कीम का। तो इसके अंतर्गत कितना बजट आवंटित हुआ है? तो 180 करोड़ रुपए इसको आवंटित हुए हैं इस स्कीम के कॉम्पोनेंट को, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे मेडटेक की जो सप्लाई है, मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो सप्लाई चेन है वो क्या होगी? स्ट्रेंथन होगी। इसमें क्या होगा? एक वन टाइम कैपिटल सब्सिडी ऑफ 10 to 20% दी जाएगी जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी की कंपोनेंट्स की, रॉ मटेरियल्स की एंड एक्सेसरीज की, ठीक है। और ये 10 करोड़ तक सीमित होगी, ठीक है। 10 से 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी जो कि लिमिटेड होगी 10 करोड़ तक। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 100 करोड़ की, ठीक है। 100 करोड़ की राशि इसके लिए आई है कि लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके मेडिकल डिवाइसेस को लेकर और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट हो सके। फिर मेडिकल डिवाइसेस क्लिनिकल स्टडी सपोर्ट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, कितना एलोकेट किया गया है? तो 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ क्लिनिकल स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 5 करोड़ तक का, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन स्कीम के लिए तो 10 करोड़ दिया गया है, 10 करोड़ एलोकेट किया गया है टू प्रमोट मेडिकल डिवाइसेस थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, सर्वेज एंड स्टडीज, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि इनके सब स्कीम्स और एलोकेशन कितना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत जाके सब्सिडी कितनी दे रहे हैं या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए कितना एलोकेट कर रहे हैं, तो ये इतना नहीं याद रखना है, ठीक है। तो बस आप एक सब कॉम्पोनेंट याद रखिएगा और कितना एलोकेट किया गया है ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया है इंडिया एज हेडक्वार्टर्स फॉर बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इंडिया में हेडक्वार्टर स्टैब्लिश होगा बायोफ्यूल अलायंस का, ठीक है। बायोफ्यूल अलायंस का हेडक्वार्टर्स इंडिया में स्टैब्लिश होगा जो कि एक वर्ल्ड लेवल की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत क्या होगा? जो इसका हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? तो वो इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके लिए होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन हो गया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंतर्गत, ठीक है। इंडिया will host the secretariat of global biofuel alliance, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। स्वावलंबन 3.0 पे चर्चा करते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है सबसे पहले स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? स्वावलंबन का मतलब होता है डिपेंडेंट ना होना, किसी पे इंडिपेंडेंट होना। किस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होना? तो अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है स्वावलंबन किसका इनिशिएटिव है? तो ये इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है। अब नाम से समझ में आ रहा है नेवी का इनिशिएटिव है, तो ये किस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी इनोवेशन हो रही है वो सब इंडिया के अंदर हो, उनको प्रमोट करने के लिए स्वावलंबन 3.0 क्या किया जाता है? हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कहाँ पे किया गया है? तो न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है ये। ऑर्गेनाइज बाय, तो यहाँ पे नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है NNIO। इन्होंने
क्या किया है, इन्होंने होस्ट किया है स्वावलंबन 3.0 को। चीफ गेस्ट कौन थे, तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिनिस्टर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये थे चीफ गेस्ट स्वावलंबन 3.0 के। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इनिशिएटिव्स देख लेने हैं स्वावलंबन 3.0 पे कौन कौन से लॉन्च हुए हैं। तो अदिति 3.0 चैलेंज लॉन्च हुआ है और डिस्क 13, ठीक है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डायरेक्टली नाम से ही आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो अदिति 3.0 का चैलेंज का मतलब क्या है, ईसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX, ठीक है। अदिति 3.0 चैलेंज का क्या है, ईसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। और डिस्क 13 क्या है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, 13th राउंड ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अदिति 3.0 चैलेंज की बात करें तो ये क्या करेगा, दिस विल फॉस्टर इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय एनकरेजिंग स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेस टू डेवलप कटिंग एज सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, इतना ज़्यादा कुछ और नहीं याद रखना कि ये क्या क्या चैलेंज पे काम करेंगे। और डिस्क 3 याद रखिएगा, ये क्या है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। तो ये स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे किस सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मिलिट्री कम्युनिकेशन में और ऑटोनॉमस सिस्टम्स में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई स्वावलंबन 3.0 की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्र हिंद एक्सरसाइज की। तो ये आर्मी के एक्सरसाइज है, ठीक है, आर्मी के एक्सरसाइज है, नाम से समझ में आ रहा है। ऑस्ट्र हिंद मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से ये मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जॉइंट एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार जो है ये 3rd एडिशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, फॉरेन ट्रेनिंग नोट पुणे महाराष्ट्र इंडिया में हो रहा है। 2nd एडिशन जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 3rd एडिशन जो हो रहा है याद रखिएगा महाराष्ट्र इंडिया में हो रहा है ऑस्ट्रियन एक्सरसाइज का। पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस खोला गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो बस आपको ये याद रखना है, पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मोहम्मद नबी हैं जो अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, मोहम्मद नबी कौन है, ये अफगानिस्तान के हैं, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। क्या किया है इनने, तो इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, जितना जरूरी है उतना ही। अपॉइंटमेंट्स की चर्चा करें तो नया अपॉइंटमेंट हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। तो याद रखिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नए चेयरपर्सन कौन है, नए चेयरमैन कौन है, तो ये एस गोपाला कृष्णन है, ठीक है। एस गोपाला कृष्णन जो है एसएससी के नए चेयरमैन होंगे। किसको ये इन्होंने सक्सीड किया है, इन्होंने राकेश रंजन जी को सक्सीड किया है, ठीक है। इन्होंने राकेश रंजन जी को सक्सीड किया है, किसने, एस गोपाला कृष्णन ने, ठीक है, एस गोपाला कृष्णन जी ने। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आप देखिए 47 प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अपॉइंट किए जाएंगे डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। तो आपने अब तक तो ये देख ही लिया होगा। इनको मिले हैं 295 पॉपुलर वोट्स, याद रखिएगा 295 पॉपुलर वोट्स इनको मिले हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जीत हासिल की है। ओपोनेंट कौन थी इनकी, कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी। इनको कितने वोट मिले हैं, इनको 226 इलेक्टोरल वोट्स मिले, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, फर्स्ट रिपब्लिकन टू विन बाय पॉपुलर वोट, ठीक है। ये पहले रिपब्लिकन है जो कि पॉपुलर वोट से ही जीत गए हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट टू रिटर्न टू पावर सिंस ग्रोवर क्लीवलैंड इन 1892। मतलब क्या हुआ, 1892 के बाद, मतलब ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ये ऐसे प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट बने हैं जो कि एक बार वोट आउट हो गए थे, मतलब पावर से बाहर चले गए थे और फिर पावर में आए, ठीक है। मतलब ये 45th प्रेसिडेंट थे, 45th प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन से पहले ये प्रेसिडेंट थे, और फिर से 47th में आए, ठीक है। 46th का इलेक्शन हार गए थे, फिर 47th में ये वापस आए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड थे जो कि ऐसा करने वाले राष्ट्रपति थे 1892 में, ठीक है। मिलूरी जो है 17th डिस्ट्रिक्ट बना है नागालैंड का। तो बस आपको ये याद रखना है, मिलूरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, तो ये नागालैंड राज्य की डिस्ट्रिक्ट है मिलूरी, ठीक है। कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट है, तो 17th नंबर की डिस्ट्रिक्ट है, 17वीं डिस्ट्रिक्ट है, 17वां जिला है नागालैंड का मिलूरी, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ पे नागालैंड के, तो ला गणेशन जी गवर्नर है यहाँ पे, याद रखिएगा। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है।
फिर आप देखिए बेंगलुरु में क्या हुआ है, तो बेंगलुरु में पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई है, ठीक है। पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु में अनवील की गई है, ठीक है। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का क्या करती है, ये डिस्प्ले करती है रियल टाइम पॉपुलेशन एस्टिमेट्स फॉर कर्नाटका एंड इंडिया। इसमें क्या होगा, जितनी भी रियल टाइम पॉपुलेशन है कर्नाटका की वो डिस्प्ले होती रहेगी, साथ ही साथ इंडिया की। अब ये पहली नहीं है इंडिया की, इंडिया में इससे पहले भी ढेर सारी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई थी, जैसे 2022 में दिल्ली में लॉन्च की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। तो बेंगलुरु में ये पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई है। कहाँ पे, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, ठीक है। बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में ये फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लॉन्च की गई है बेंगलुरु की, ठीक है। किसने किसने कोलैबोरेट करके ये डेवलप की है, तो जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑबिचुअरीज की बात करें तो भारत को, विशेषकर बिहार को एक सांस्कृतिक क्षति हुई है। बिहार की स्वर कोकिला डॉक्टर शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 1, 1952 को। और आपको पता होगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको ये पता होगा कि मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। और छठ पूजा के जो गाने हैं वो स्पेशली इन्होंने ही गाए हैं। इन्हीं की वजह से छठ की पूजाएं हैं, छठ के गाने हैं, वो पॉपुलराइज हुए थे। तो इन्होंने सोलफुल परफॉर्मेंस दी थी ड्यूरिंग छठ पूजा, तो ये बात आपको याद रखनी है। अवार्ड्स की बात करें तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1991 में। पद्म भूषण इनको दिया गया था 2018 में। बॉलीवुड में भी इन्होंने गाने गाए हैं। इन्होंने मैंने प्यार किया से शुरुआत की थी 1989 में। कहे माफ़ कीजिएगा, कहे तो से सजना एक गाना है मैंने प्यार किया का, तो पहली बार इन्होंने बॉलीवुड में जब गाना गाया था, गीत गाया था, तो यही गीत गाया था। इसके बाद अभी हाल ही में गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 आई थी, जिसमें गाना था तार बिजली से हमारे पिया, वो भी इन्होंने ही गाया है। और एक अभी 4 फुटिया छोकरे करके एक पिक्चर आई थी, उन्होंने इसमें भी अपना संगीत दिया है, कौन सी नगरिया के नाम से गाना गाया था, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई डॉक्टर शारदा सिन्हा की, जो बिहार की स्वर कोकिला थी और अब हमारे बीच नहीं रही है। चर्चा करेंगे हम लोग इंडिया के नए कॉन्सुलेट की, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन में। क्वींसलैंड कहाँ है, क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। वहाँ पे इंडिया का पहला ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सुलेट खोला गया है, ठीक है। इंडिया का न्यू कॉन्सुलेट खोला गया है ब्रिस्बेन में, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन कॉन्सुलेट इन द स्टेट, तो क्वींसलैंड की स्टेट में पहला इंडियन का कॉन्सुलेट आया है, आपको याद रखना है। और इसका इनॉग्रेशन किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वींसलैंड कहाँ है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। राइट हैंड साइड में आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है, और यहाँ पे मेजर स्टेट्स देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पे इंडिया का नया कंसुलेट इनॉग्रेट किया गया है। इसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो हल्का सा देख लीजिएगा कि किसकी क्या क्या कैपिटल है। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल होती है सिडनी, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल होती है सिडनी। ये है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, ठीक है। विक्टोरिया की क्या कैपिटल है, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। तो ये कुछ स्टेट्स थे ऑस्ट्रेलिया के हमने देखे। क्वींसलैंड की कैपिटल होती है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल कैपिटल है। विक्टोरिया की कैपिटल होती है मेलबर्न, ठीक है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में और थोड़ा सा डीप में चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो पीएफआरडीए के अंदर जो नेशनल पेंशन ट्रस्ट होता है, उसके बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी चित्रा जयसिम जी। चित्रा जयसिम को अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, जो कि पीएफआरडीए के अंदर आता है। चित्रा जयसिम्हा किसको सक्सीड करेंगी, तो ये वेंकट राव याडागिनी को सक्सीड करेंगी। चित्रा जयसिम वेंकट राव याडागिनी को सक्सीड करेंगी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं तो यूके के ऑपोजिशन चीफ की बात करें तो केमी बैडनॉक जो है पहली ब्लैक वुमेन बनी है यूके को लीड करने वाली, यूके की कंजर्वेटिव पार्टी को लीड करने वाली, और यूके में ऑपोजिशन चीफ का अपॉइंटमेंट रिसीव करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, केमी बैडनॉक जो है ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है टू लीड यूके की कंजर्वेटिव पार्टी, और साथ ही ऑपोजिशन चीफ भी बनी है। ये सक्सीड की है ऋषि सुनक जी को, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया पार्टी लीडर है, ब्रिटिश इंडियन पार्टी लीडर थे, मतलब इससे पहले जो ऑपोजिशन चीफ थे वो ऋषि सुनक जी थे। इसके बाद केमी बैडनॉक ने, जो कि ब्लैक वुमेन है, इन्होंने सक्सीड किया है।
नेक्स्ट बात करते हैं 7th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा की थी अपने कल के करंट अफेयर्स में, जहाँ पे हमने आपको बताया था इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट और फ्रांस को इलेक्ट किया गया है एज को प्रेसिडेंट फॉर द टाइम 2024 टू 2026। ये टाइमलाइन के लिए इंडिया और फ्रांस को प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट की तौर पे इलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि नए डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो आशीष खन्ना होंगे नए डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। किसको सक्सीड करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, अजय माथुर जी को सक्सीड करेंगे। ये 2021 से डायरेक्टर जनरल के पद पे आसीन थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि आशीष खन्ना जो है नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सक्सीडिंग अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन की बात करें, सोलर अलायंस की बात करें, तो ये 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस भी इनके साथ थे। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस में ये लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। दीपिका कुमारी जो कि इंडियन फीमेल आर्चर हैं, तीरंदाज हैं, इंडिया की महिला तीरंदाज हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। कहाँ पे, विमेंस रिकर्व इवेंट में। ये कहाँ हुआ है, ये वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने सिल्वर मेडल अर्जित किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कहाँ पे हुआ है, ये ट्लैक्सक्ला मेक्सिको में हुआ है। ये मेक्सिको में वर्ल्ड कप फाइनल था, आर्चरी का वर्ल्ड कप फाइनल। वहाँ पे दीपिका कुमारी जो है इंडिया की फीमेल आर्चर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिल्वर मेडल अर्न किया है। सिल्वर मेडल का अवार्ड इन्हें मिला है इन विमेंस रिकर्व इवेंट। ये बात याद रखिएगा, किसको मिला है, दीपिका कुमारी को मिला है। कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, किसमें, विमेंस रिकर्व इवेंट में। और ये कहाँ हुआ है, ये मेक्सिको में हुआ है। ठीक है, गोल्ड किसने जीता है, तो ली जियामन ने वो गोल्ड जीता है, जो कि चाइना से आती है। ये बात भी याद रखिएगा। गोल्ड किसको मिला है, आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में, जो कि मेक्सिको में होस्ट किया गया था। तो गोल्ड मिला है ली जियामन को और सिल्वर मिला है इंडिया की दीपिका कुमारी जी को। नेक्स्ट बात करते हैं रिद्धिमान साहा की। तो रिद्धिमान साहा जो क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ये बात याद रखिएगा, रिद्धिमान साहा किससे एसोसिएटेड है, तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। फिर बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। तो अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, ये यूएसए में हुई थी। ये बात याद रखिएगा। और इंडिया ने इसमें टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। टोटल इंडिया ने 17 मेडल्स इसमें जीते हैं। ये बात याद रखिएगा, अंडर 19 में 17 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होस्ट की गई थी। 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ICDRA 2024 को इंडिया में होस्ट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आपको याद रखना है। ये कौन से नंबर का एडिशन है, तो 19th एडिशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का। कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। इसको होस्ट कौन करेगा, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया के अंदर, ये होस्ट करेंगे 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। थीम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम क्या है, स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। ठीक है, ये थीम है, याद रखिएगा, स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। पास्ट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो ICDRA जो है 18th ICDRA डबलिन में हुआ था। ठीक है, 18th ICDRA डबलिन में हुआ था। 19th होना था ICDRA की मीटिंग, लेकिन क्या हुआ था, पोस्टपोन हो गई थी कोविड-19 की वजह से। इसके बाद WHO ने क्या किया था, वर्चुअली ICDRA को होस्ट किया था। तो ये इन पर्सन अब 19th इंटरनेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में होगी इन पर्सन। इसको कौन होस्ट कर रहा है, तो हमने आपको बताया CDSCO होस्ट कर रहा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो चीफ होंगे वो कौन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रिलेटेड अथॉरिटीज़ की बात करें तो इनका काम क्या होता है, तो ये ड्रग रिलेटेड अथॉरिटीज़ को क्या करते हैं, इनको रेगुलेटरी प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ डिटर्मिन करते हैं कि कैसे मेडिसिन को, वैक्सीन्स को, बायोमेडिसिन को और हर्बल्स की चीज़ों को, हर्बल मेडिकल्स से रिलेटेड कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या प्रायोरिटीज़ रखनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ काम करता है। और ये कॉन्फ्रेंसेज 1980 से होती चली आ रही हैं। ठीक है, तो हल्का सा बैकग्राउंड भी याद रख सकते हैं। विनबैक्स 2024 एक्सरसाइज
हरियाणा में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। विनबैक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच है? तो वियतनाम इंडिया की बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। वियतनाम इंडिया की बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि हरियाणा में कहाँ, अंबाला और चांदी मंदिर में ये होस्ट किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और ये 5th एडिशन होगा विनबैक्स 2024 एक्सरसाइज का। ठीक है, 5वां संस्करण कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया और अल्जीरिया ने क्या किया है? डिफेंस टाइज एमओयू साइन किया है, डिफेंस टाइज से रिलेटेड एमओयू साइन किया है। ये बात याद रखिएगा, इंडिया और अल्जीरिया ने। तो ये किसके किसके बीच साइन हुई है? तो जनरल इंडिया के जनरल है अनिल चौहान साहब, और वहाँ के जनरल हैं सेड चंगीरिया। ठीक है, जनरल सेड चंगीरिया, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अल्जीरियन पीपल नेशनल आर्मी है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। ठीक है, अल्जीरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है अल्जीरियस। प्रेसिडेंट का नाम देखें तो अब्दुल माजिद तेबून है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे नादिर लारबोई, और करेंसी है यहाँ की अल्जीरियन दिनार। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड एमओयू किसके साथ साइन हुआ है इंडिया का? तो ये अल्जीरिया के साथ साइन हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो टॉप रैंक कंट्री इसमें कौन सी बनी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? सिंगापुर बनी है। इसका ये मतलब होता है कि सिंगापुर के जो सिटीजन्स हैं वो 195 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं, बिना वीज़ा के एक्सेस कर सकते हैं 195 कंट्रीज में। ये कौन सी कंट्री के सिटीजन्स हैं? तो ये सिंगापुर के सिटीजन्स हैं। तो टॉप रैंक कंट्री जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बनी है वो बनी है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? कि कितना पासपोर्ट स्ट्रांग है किसी भी कंट्री का। ठीक है, इनका मेथोडोलॉजी क्राइटेरिया क्या होता है? ये वीज़ा फ्री एक्सेस को चेक करते हैं, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेजर करते हैं, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखते हैं कंट्रीज के बीच क्या क्या है। उसके बाद ये अपनी क्या करते हैं? रिपोर्ट जारी करते हैं। तो टॉप रैंक कंट्री कौन सी बनी? हमने देखा सिंगापुर। सेकेंड प्लेस पे 4-5 कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, स्पेन है, जिनको क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे ये बताया है सेकेंड प्लेस कंटेंडर्स इतने हैं, इतने 5 कंट्रीज हैं। इंडिया की जो रैंक है वो है 83rd पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, और इंडियंस को कितने देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है? तो ओनली 58 कंट्रीज। ठीक है, ओनली 58 कंट्रीज में इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है, और इसके लिए वजह से इंडिया की रैंक क्या हो जाती है? इंडिया की रैंक हो जाती है 83rd। तो आपको याद रखना है पहले पे कौन है? सिंगापुर है। कितने कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस है सिंगापुर के सिटीजन्स को? तो 195 कंट्रीज में है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 83rd पोजीशन, और इंडियंस को वीज़ा फ्री एक्सेस अलाउड है सिर्फ 58 कंट्रीज में। मेथोडोलॉजी क्राइटेरिया हमने देखा। वीकेस्ट पासपोर्ट देखें तो किसके हैं? पाकिस्तान का है, येमेन का है, इराक का है, सीरिया का है, और अफगानिस्तान का है, जिसमें सिर्फ 26 कंट्रीज जो हैं अफगानिस्तान को अलाउ करती हैं वीज़ा फ्री एक्सेस के लिए। पता नहीं वो कौन सी 26 कंट्रीज हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये कहाँ से अपना डेटा रिट्रीव करते हैं? तो ये जो है डेटा मेजर करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, और उसके बाद अपनी मेथोडोलॉजी क्राइटेरिया मतलब उसके साथ मेजर करते हैं, और फिर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कैसे मेजर करता है चीज़ों को, और कैसे यहाँ पे उसका एक इंडेक्स फॉर्म होता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, जिसको रिलीज़ किया गया हाल ही में 2024 का ये एडिशन है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ने, यूएनडीपी ने मिलकर इसको रिलीज़ किया है। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी इसकी रिलीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को मेजर करने के लिए: ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस यूएनडीपी, और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कंट्रीज विद लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन, जहाँ पे गरीबी की संख्या सबसे ज़्यादा है, गरीब लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसमें सबसे आगे जो है, सबसे टॉप पे जो है वो है इंडिया, जहाँ पे 234 मिलियन जो पीपल हैं वहाँ पे, यहाँ पे गरीब हैं। ठीक है, ये किसके आंकड़े हैं? तो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2024 के आंकड़े हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। सेकेंड पे है पाकिस्तान 93 मिलियन पुअर पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, इथोपिया है 3rd नंबर पे, नाइजीरिया है 4th नंबर पे, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है विद 66 मिलियन ऑफ पुअर पॉपुलेशन एट नंबर 5। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जिसको रिलीज किया गया था यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा,
इन्होंने बताया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की जनसंख्या है विद 234 मिलियंस। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। हो सकता है प्रीलिम्स में तो ना पूछा जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से मेंस में या डिस्क्रिप्टिव आंसर में इसको कोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, जिसको रिलीज किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। और ये जो एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये 4 फैक्टर्स को कंसिडर करता है, याद रखिएगा। सबसे पहले आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी कंट्री का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ह्यूमन कैपिटल, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में, उसको ह्यूमंस कैसे ऑपरेट करते हैं, कितने अच्छे से ऑपरेट करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, ये मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू एआई। साथ ही साथ एआई में कितना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, ये मेजर किया जाता है। और लीगल फ्रेमवर्क कैसे डेवलप किए जा रहे हैं रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन चार चीज़ों को कंसिडर करके एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इन 4 फैक्टर्स को मिला के अकाउंट करके इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को। तो इस मामले में जो है टॉप 3 कंट्रीज हैं। सिंगापुर टॉप पे है, फिर है डेनमार्क सेकेंड नंबर पे, और यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड नंबर पे है। इंडिया की क्या रैंक और क्या स्कोर है, तो इंडिया की रैंक है 72 आउट ऑफ 174 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.49। तो आप अब थोड़ा ध्यान देने लग जाइए स्कोर्स पे भी। अभी तक सिर्फ हम लोग रैंक्स याद रखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते चलिए स्कोर याद रखने का, क्योंकि न जाने किस दिन वो दिन आ जाए जब कंपटीशन का लेवल बढ़ जाए, एग्जामिनेशंस का लेवल बढ़ जाए, और हम लोग से ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि स्कोर क्या था इंडिया का ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। कंपैरिजन की बात करें तो चाइना जो है एशिया में रीजनल कंट्रीज़ की बात करें, अगर कंपेयर करें इंडिया का परफॉर्मेंस विद रीजनल कंट्रीज़, तो चाइना है 0.63 स्कोर के साथ 31st रैंक पे। श्रीलंका है 0.43 रैंक पे 92nd रैंक, और बांग्लादेश है 0.38 के साथ 113th रैंक पे। ठीक है, तो चाइना ही हमसे आगे अगर रीजनल वेरिएशन में देखा जाए, बाकी तो सब पीछे ही हैं। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज अथॉरिटी कौन सी है, तो ये अभी हमने देखा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 का होस्ट किया गया है फिलीपींस द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है या एक कोई कॉन्फ्रेंस है, आप याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो एशिया पैसिफिक की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई है 2024 की, ये फिलीपींस में हुई है। फिलीपींस में कहाँ पे, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ये हुई है, याद रखिएगा। होस्ट कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये बात याद रखिएगा, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ने होस्ट किया है एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। थीम क्या है यहाँ की, तो थीम है यहाँ पे सर्ज टू 2030 एनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये बात याद रखिएगा, सर्ज टू 2030 एनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इंडियन डेलीगेशन में कौन गया था, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है नित्यानंद राय, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय जी यहाँ पे फिलीपींस गए थे और इंडिया का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर्ज टू 2030 एनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अक्टूबर मंथ के जीएसटी कलेक्शंस की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1,87,000 करोड़ का। तो ये फिगर आपको याद रखना है। और ग्रोथ रेट कितना है, 8.9% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। मतलब इस साल पिछले साल अक्टूबर में जो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के अक्टूबर कलेक्शन से, जीएसटी कलेक्शन से, वो 8.9% इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, स्टेट परफॉर्मेंसेस की बात कर लें तो महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है जीएसटी कलेक्शन में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है लीड कर रहा है विद 31,000 करोड़ एट 14% ग्रोथ। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2024 में हाईएस्ट कलेक्टर बना है, यहाँ पे ₹31,000 करोड़ जो है जमा किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं एट 14% ग्रोथ। सेकंड नंबर पे है कर्नाटका, थर्ड नंबर पे है गुजरात, और फोर्थ नंबर पे है तमिलनाडु, फिफ्थ पे है हरियाणा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। की कंपोनेंट्स की बात करें जीएसटी में तो सेंट्रल जीएसटी इकट्ठा किया गया था 33,000 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 41,000 करोड़ रुपीस, आईजीएसटी 99,000 करोड़, और लगभग सेस जो इकट्ठा किया गया है वो 12,000 करोड़ का इकट्ठा किया गया है। तो टोटल कुल मिला के हो जाता है 1.87 लाख करोड़। डिक्लाइन कहाँ कहाँ पे देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन में, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, जहाँ पे निगेटिव
कलेक्शन हुआ है -33% का, नागालैंड में -8% का कलेक्शन हुआ है, मणिपुर में -5% का, हिमाचल प्रदेश में -2 का और छत्तीसगढ़ में -1% का। तो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर मंथ में डिक्लाइन हुए हैं, जबकि स्टेट जो लीड कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र विद द कलेक्शन ऑफ रुपीज 31,000 करोड़ एट 14% ग्रोथ। सेकेंड नंबर पे है कर्नाटका, थर्ड पे है गुजरात, फोर्थ पे है तमिलनाडु और फिफ्थ पे है हरियाणा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में पहली बार 10 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इकट्ठा हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये पहला फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड का जिसने सरपास किया है 10 लाख करोड़ इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। या तो आपसे पूछेगा कि किसने ये माइलस्टोन अचीव किया है, तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड ने किया है। या तो आपसे ये पूछेगा कितने का आंकड़ा सरपास किया है, तो ये आपको याद रखना है 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। तो 10 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अब आते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये कब हुआ? ये सितंबर में रीच हुआ था। ठीक है, रीच 10.99 लाख करोड़ इन सितंबर, अप फ्रॉम 9.88 लाख करोड़ इन जून। तो ये बात आपको याद रखनी है, सितंबर के माह में ये जो माइलस्टोन है अचीव किया गया था, जिसमें 10 लाख करोड़ से ज़्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आए थे एसबीआई म्यूचुअल फंड के। ठीक है, इंडस्ट्री पोजीशन क्या है? तो एसबीआई अब लीड कर रहा है अहेड ऑफ आईसीसीआई म्यूचुअल फंड एंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिवाली के मौके पर और 30th एनिवर्सरी पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है एनएसई इंडिया के नाम से, जो कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट के साथ आएगा। ठीक है, तो वेबसाइट भी लॉन्च की है और ऐप भी लॉन्च किया है। किसने? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस देखने की बात है, कितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में होगी ये ऐप? तो ये ऐप 12 लैंग्वेजेस में होगी, जिसमें असमीज होगी, बंगाली होगी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस होंगी। तो टोटल 12 लैंग्वेजेस होंगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऐप में। ठीक है, जीई एरोस्पेस क्या करेगा? अब LM-2500 इंजन प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को। जीई एरोस्पेस क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है। ये LM 2500 इंजन प्रोवाइड करेगा, ये जो कि टरबाइन इंजन होंगे, किसको? इंडियन नेवी को। ये बात याद रखिएगा। इससे क्या होगा? इससे जो इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स हैं उनको क्या मिलेगा? उनको एक बूस्ट मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कौन सी कंपनी ये प्रोवाइड करेगी? तो ये जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस प्रोवाइड करेगी। कौन सा इंजन? LM-2500 इंजन, LM-2500 इंजन, किसको? इंडियन नेवी को। ठीक है, तो इस देख लीजिए, इस पूरी इंफॉर्मेशन में तीन डायमेंशन निकल के आ रहे हैं। कौन सी कंपनी है? जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है। कौन सा प्रोडक्ट है? LM-2500 मरीन गैस टरबाइन इंजन, किसको? इंडियन नेवी को। ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा? कंस्ट्रक्शन पार्टनर कौन है इनका? कोची शिपयार्ड लिमिटेड, केरला है। ये भी याद रखना है। और इसकी असेंबली और टेस्टिंग कहाँ होगी? बनाया यहाँ जाएगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड में, और इसको जोड़ा ओड़ा कहाँ जाएगा? असेंबली कहाँ की जाएगी? इसकी पूरा सामान एक दूसरे से जोड़ा कैसे जाएगा और टेस्ट कहाँ होगा? तो ये इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टरबाइन डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैंगलोर, कर्नाटका में होगा। तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से भरी हुई ये इन्फॉर्मेशन है। फिर से एक बार देखते हैं कंपनी कौन सी इन्वॉल्व है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी? LM-2500 मरीन गैस टरबाइन इंजन, किसको? इंडियन नेवी को। कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? ये कंस्ट्रक्शन पार्टनर कौन होगा इनके साथ, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड होगा, केरला में जो स्थित है। और असेंबली एंड टेस्टिंग कहाँ होगी इन टरबाइन इंजन्स की जो बन जाएंगे? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिवीजन में होगी, जो कि बैंगलोर, कर्नाटका में स्थित है। तो ये पूरी बातें आपको याद रखनी है। अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो बोट्सवाना के जनरल इलेक्शन में नए प्रेसिडेंट बने हैं डूमा बोको। याद रखिएगा, बोट्सवाना जो कि अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे नए प्रेसिडेंट आए हैं डूमा बोको। डूमा बोको याद रखिएगा, डूमा बोको। ठीक है, तो याद करने के लिए हल्का सा एक ट्रिक है, BO यहाँ पे भी है और BO यहाँ पे भी है। बोट्सवाना में भी BO है और बोको में भी BO है, तो हल्का सा आप रिकॉग्नाइज करने में आपको आसानी होगी। फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात करें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन है? मोगवीटसी मसीसी। मोगवीटसी मसीसी इसके पहले बोट्सवाना के प्रेसिडेंट थे। अब नए प्रेसिडेंट आए हैं डूमा बोको, जो कि 6th प्रेसिडेंट होंगे बोट्सवाना के। तो ये बात याद रखिएगा। बोट्सवाना की कैपिटल है गैबरोन। ठीक है, बोट्सवाना की कैपिटल है गैबरोन। नए अपॉइंटमेंट की बात करें तो इतारू ओतानी को, इतारू ओतानी नाम याद रखिएगा, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ इंडिया यामाहा मोटर्स का। चेयरमैन ऑफ इंडिया यामाहा मोटर्स अपॉइंट किया गया है इतारू ओतानी को। ठीक है, इतारू ओतानी को याद रखिएगा, इतारू ओतानी को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें
तो ये है प्रवीणा राय जी का अपॉइंटमेंट, जिनको बनाया गया है सीईओ एंड एमडी ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की नई सीईओ और एमडी होंगी प्रवीणा राय। याद रखिएगा प्रवीणा राय जी को क्या अपॉइंटमेंट मिला है, तो ये सीईओ और एमडी बनी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की। इनका प्रीवियस रोल रहा था, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी एट एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। इसके बाद इनको सीईओ और एमडी बना दिया गया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडिया ने अपना बायोडाइवर्सिटी प्लान को अपडेट किया है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है, ये 16th यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में हुआ है। इसके बारे में हम लोग ने अपने डेली करंट अफेयर्स में चर्चा की थी। ये कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, ये काली कोलंबिया में होस्ट किया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है कि अपग्रेडेड प्लान क्या है। अपग्रेडेड प्लान क्या है, तो ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजिक एंड एक्शन प्लान। इसके अंदर क्या कमिटमेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया प्रोटेक्ट करेगा एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड कोस्टल मरीन एरियाज बाय 2030, ठीक है। तो इंडिया में जितनी भी टेरेस्ट्रियल वाटर्स हैं, इनलैंड वाटर्स हैं और कोस्टल मरीन एरियाज हैं, उनके 30% को एटलीस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय 2030। और ये किसके अलाइनमेंट में है, ये ऐसी ही चीज़ कौन सा एक प्रोटोकॉल बताता है करने के लिए, फ्रेमवर्क बताता है करने के लिए, तो क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ऐसा ही करने को कहता है कि 30% लैंड और ओशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ग्लोबली। तो यही बात इंडिया के बायोडाइवर्सिटी प्लान में अपडेट कर दी गई है कि 30% टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर और कोस्टल मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कब तक, बाय 2030। ये बात याद रखिएगा, कब तक प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो बाय 2030 तक ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 2030 तक एटलीस्ट 30% प्रोटेक्शन तो हो जानी चाहिए टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर और कोस्टल मरीन एरियाज में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो कोलंबिया में यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें 3 की थीम्स थी, रिड्यूसिंग थ्रेट्स, सस्टेनेबल यूज एंड टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फोकस ऑन रेस्टोरेशन जो कमिटमेंट है वो है 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स बाय 2030। तो जितने 30% टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर और कोस्टल मरीन एरियाज जो डिग्रेड हो चुके हैं, उनके 30% को एटलीस्ट क्या करना, रिस्टोर करना बाय 2030। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 5 नवंबर को। ये बात आपको याद रखनी है, हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम क्या है, बिल्डिंग रिजीलियंट कम्युनिटीज़। याद रखिएगा, कैसी कम्युनिटीज़ को बिल्ड करना, सुनामी से जो रिजीलियंट हो ऐसी कम्युनिटीज़ को बिल्ड करना। इस बार की थीम है बिल्डिंग रिजीलियंट कम्युनिटीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोल इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 50th फाउंडेशन डे। याद रखिएगा कौन सा फाउंडेशन डे, तो 50th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसका, कोल इंडिया का। कोल इंडिया का 50th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 1 नवंबर 2024 को ये ऑब्जर्व किया गया था। ये बात याद रखिएगा, 1 नवंबर 2024 को ये ऑब्जर्व किया गया था। तो मतलब ये कब स्टैब्लिश हुआ, आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए। इसरो के एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है लद्दाख में। याद रखिएगा, इसरो का एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है। तो इसमें कोलैबोरेटिंग एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो है, आका स्पेस स्टूडियो है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, आईआईटी दिल्ली है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है। तो एंटिटीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए बस क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे इंटर प्लानिटरी हैबिटेट को सिमुलेट करना है। सिमुलेट मतलब ऐसा ही कॉपी करना, ऐसा ही कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करना, इंटर प्लानिटरी हैबिटेट जैसी लाइफ को यहाँ पे लद्दाख में क्रिएट करना। जैसे क्या होगा, जो भी कंडीशंस है मार्स की और मून की, ऐसी कंडीशंस लद्दाख में क्रिएट करना। जो एनालॉग स्पेस मिशन है इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि जैसी भी कंडीशंस मार्स पे हैं, मून पे हैं, इंटर प्लानिटरी हैबिटेट है, ऐसी ही चीज़ों को एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख में क्रिएट करना, ताकि अच्छे से स्टडी चीज़ें कर पाएँ, डीप स्टडी हो पाए कि एक्चुअल में वहाँ पे जो मार्स में और मून में जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं या टेरेस्ट्रियल चेंजेस हैं, टेक्टोनिक चेंजेस हैं, वो सब कैसे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए इसरो एनालॉग स्पेस मिशन इस्टेब्लिश किया गया है लेह लद्दाख में। और इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा क्या है, रेप्लिकेटिंग कंडीशंस ऑफ मार्स एंड मून। इंडिया और फ्रांस को इलेक्ट किया गया है
एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और इनकी लीडरशिप कब तक रहेगी? 2024 से 2026 तक, ठीक है। तो 2024 से 2026 तक क्या किया गया है? इंडिया और फ्रांस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ये कहाँ पे हुआ था? ये 7th सेशन ऑफ ISA असेंबली जो कि नई दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था। उसके बाद इंडिया और फ्रांस को प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंडिया और फ्रांस क्या है? ये प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट रहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फॉर द ईयर 24 to 26। बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 352nd गवर्निंग बॉडी मीट हो रही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि गवर्निंग बॉडी मीट हो रही है 352nd ILO की। कहाँ पे? इनके हेडक्वार्टर्स जिनीवा में हो रही है। डेट्स क्या से क्या थी? तो 28 अक्टूबर से नवंबर 7 तक ये हो रही थी। की एजेंडा क्या थे? मतलब की आइटम्स क्या थे इनके एजेंडा के? तो स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर 26 to 29, ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेन सोशल डेवलपमेंट 2025। गवर्निंग बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ILO की, जो कि साल में 3 बार मिलती है, साल में 3 बार मिलती है और पॉलिसी और एजेंडा को डिसाइड करती है। तो गवर्निंग बॉडी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंतर्गत 1919 में स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जब फॉर्म हुआ था 1946 में, तो उसकी एजेंसी हो गई थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, 1919 में ILO का इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इनका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड जिनीवा में। कॉलिंस डिक्शनरी जो है, उन्होंने ब्रैड वर्ड को डिक्लेयर किया है एज 2024 वर्ड ऑफ द ईयर। तो आपको याद रखना है 2024 वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ब्रैड है। किस डिक्शनरी के मुताबिक या किस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक? तो ये कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार जो है ब्रैड जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 है। ब्रैड की मीनिंग क्या होती है? आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस ने अक्टूबर मंथ में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में अक्टूबर के मंथ में 23.5 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 23.5 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं थ्रू यूपीआई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये बात याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 में इंडिया ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट वैल्यू इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में हाईएस्ट वैल्यू अभी तक हासिल की गई है या रिकॉर्ड की गई है अक्टूबर 2024 में। और ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुए हैं? तो यूपीआई से हुए हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम से हुए हैं, IMPS से हुए हैं, फास्ट टैग से हुए हैं और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म से हुए हैं। तो ये सारे के सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं, इन सबको मिला के जो वैल्यू आई है, जो रिकॉर्ड कायम किया गया है, वो है, उसकी वैल्यू है 23.5 ट्रिलियन रुपीज़, मतलब ट्रिलियंस में पहुंच गया है, 23.5 ट्रिलियन रुपीज़। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सितंबर के मंथ में था, ठीक है। वो क्या था? सितंबर के मंथ में था, जब 15.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे और उसकी जो वैल्यू थी वो 20.64 ट्रिलियन वैल्यू हुई थी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जुलाई 2024 में क्या हुआ था? जुलाई 2024 में सबसे हाईएस्ट अभी तक की, मतलब अक्टूबर से पहले जो था, जुलाई मंथ सबसे हाईएस्ट था यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में, जिसकी वैल्यू थी 20.64 ट्रिलियन। अब ये रिकॉर्ड रीच हुआ है 23.5 ट्रिलियन का, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई वैल्यू की, ये बात हो गई रुपीज़ में, ठीक है। वैल्यू की बात हो गई, रुपीज़ में बात हो गई। पहले कितना था? पहले लगभग 20 ट्रिलियन था, 20 ट्रिलियन था। कब हुआ था ये जुलाई 2024 में हुआ था। और अब हो गया है 23 ट्रिलियन, अब हो गया है 23 ट्रिलियन किस मंथ में? अक्टूबर के मंथ में। ये बात हो गई वैल्यू की। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो क्या निकल के आ रहा है, देखते हैं ऑब्जर्वेशंस में। तो 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है। 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं अक्टूबर में, जिसकी वैल्यू है 23.5 ट्रिलियन, जिसकी वैल्यू है 23.5 ट्रिलियन। ये बात याद रखिएगा। और ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ट्रांजैक्शन का हाईएस्ट वैल्यू थी इससे पहले हाईएस्ट वैल्यू जो ट्रांजैक्शन की थी, मतलब हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन थे, वो सितंबर 2024 के थे, जब 15.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे, ठीक है। तो दो अलग अलग बातें याद रखनी है आपको, एक तो ट्रांजैक्शन की बात याद रखनी है और दूसरी वैल्यू की बात याद रखनी है। वैल्यू में अब कितना हो गया है हाईएस्ट? 23 ट्रिलियन हो गया है। किस मंथ में हुआ था ये? अक्टूबर के मंथ में हुआ था, अक्टूबर के मंथ में हुआ था। और इससे पहले सरपास किसको किया
क्या है, 20 ट्रिलियन को सरपास किया गया है, जो कि जुलाई मंथ में रजिस्टर किया गया था, जो कि जुलाई मंथ में, जुलाई 2024 में ऑब्जर्व किया गया था। अब ट्रांजैक्शंस की बात कर लें तो ट्रांजैक्शंस जो है वो अक्टूबर मंथ में हाईएस्ट हुआ है, जो कि है 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और इससे पहले हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कितना था, तो वो 15.4 बिलियन था, 15.04 बिलियन था, 15.04 बिलियन था। और ये सितंबर के मंथ में था, पिछले महीने सितंबर 2024 में ये रिकॉर्ड किया गया था 15.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस। और अब बढ़ के वो 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, जिनकी वैल्यू टोटल है 23 ट्रिलियन के अराउंड, जिनकी वैल्यू है टोटल 23 ट्रिलियन के अराउंड, ठीक है। तो ये बात आप यूपीआई से संबंधित याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की चर्चा करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने कुछ स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया है और कुछ स्पोर्ट्स को एक्सक्लूड किया है अगले गेम्स से। तो अगला गेम सबसे पहले देख लेते हैं कब होगा। तो ये 23 जुलाई 2026 को होगा, 2 अगस्त 2026 तक होगा, CWG 2026, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में खेला जाएगा, जुलाई और अगस्त के बीच में खेला जाएगा, ठीक है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला जाएगा, ये बात याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में ये खेला जाएगा, ठीक है। टोटल स्पोर्ट कितने रहेंगे इवेंट्स में, तो पहले ये थे 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में नंबर जो थे स्पोर्ट्स की संख्या जो थी वो 19 थी। अब इसको घटा के 10 से स्पोर्ट्स कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले 19 थी 2022 के बर्मिंघम CWG तक, कॉमनवेल्थ गेम्स तक। अब इनकी संख्या, स्पोर्ट्स की संख्या कम हो गई है, इनको 10 कर दिया गया है, ठीक है। 19 से अब स्पोर्ट्स की संख्या 10 हो जाएगी अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। कौन कौन से स्पोर्ट्स एक्सक्लूड किए गए हैं, तो हॉकी को हटा दिया गया है, क्रिकेट हटा दिया गया है, बैडमिंटन हटा दिया गया है, रेसलिंग हटा दिया गया है, TT हटा दिया गया है, डाइविंग हटा दिया गया है, रग्बी सेवेंस, बीच वॉलीबॉल हटाया है, माउंटेन बाइकिंग हटाया गया है, स्क्वॉश हटाया गया है और रिदमिक जिम्नास्टिक्स हटाया गया है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स थे जिनको हटाया गया है, ठीक है। और स्पोर्ट्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए, वो कौन से 10 स्पोर्ट्स हैं जो खेले जाएंगे, तो एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स है, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, ट्रैक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रैक साइकिलिंग है, नेट बॉल है, वेट लिफ्टिंग एंड पैरा वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है, बोल्स एंड पैरा बोल्स है और बास्केटबॉल है, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो ये स्पोर्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, ये बात आप याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है डेम लुई मार्टिन और इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन स्टैब्लिश किया गया था 1932 में, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि स्पोर्ट्स एक बार देख लीजिए 2-3 बार, तो हल्का सा दिमाग में रहे कि कौन कौन से मेजर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी वज्र प्रहार के लिए यूएस गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज के लिए इंडियन आर्मी यूएस गई है, क्योंकि वज्र प्रहार की जो एक्सरसाइज है वो यूएस में कंडक्ट की जाएगी। ऑर्कट कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। तो याद रखना है आपको, वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच आर्मी एक्सरसाइज है, ये बात याद रखिएगा। और ये 15th एडिशन है, 15वां एडिशन है, जो कि यूएसए में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। यूएसए में कंडक्ट किया जाएगा वज्र प्रहार का, क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है आर्मी की, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो गरुड़ शक्ति 24 है। गरुड़ शक्ति 24 किसके किसके बीच है, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है गरुड़ शक्ति, इसका 9th एडिशन कंडक्ट किया जाएगा। गरुड़ शक्ति 24 जो होगा वो 9वां संस्करण होगा गरुड़ शक्ति 2024 का। कहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, कहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल को इनॉग्रेट किया गया है इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस वॉल को इनॉग्रेट किया गया है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की वॉल को इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। हो सकता है आपसे कंफ्यूजिंग यही पूछ ले कि कौन सी स्कीम को किस स्कीम की वॉल को इनॉग्रेट किया गया है इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया में। तो आपको याद रखना है, वो मेक इन इंडिया नहीं है, वो जन आरोग्य योजना नहीं है, वो कोई भी स्कीम नहीं है, वो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम, जिसकी वॉल इनॉग्रेट की गई है इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया में।
ये की गई है पीयूष गोयल जी द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो अपने 2 दिवसीय दौरे पे सऊदी अरेबिया गए हैं। तो सऊदी अरेबिया में स्थित इंडियन एम्बेसी में रियाद में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वॉल इनॉग्रेट की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट का जिस चीज़ में भी प्रोडक्ट अच्छा होगा, कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए जयपुर है, वहाँ से ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। इसी तरीके से जो जो जिले के जो जो उत्तम चीज़ें होंगी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, हाई क्वालिटी खाने की चीज़ें होंगी, हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, फूड प्रोसेसिंग, कोई भी फूड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होगा, तो उसको प्रमोट करना, उसको शोकेस करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब्स में कन्वर्ट करना। ये थीम है, ये ऑब्जेक्टिव है ODOP का, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये ऑब्जेक्ट है। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए और मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स के नाम से इसको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया जाए, और डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब्स में कन्वर्ट किया जाए, जहाँ से इनके डिस्ट्रिक्ट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलर एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाए। रविंद्र जडेजा बने हैं 5th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। ये बात याद रखनी है आपको, कौन बना है 5th हाईएस्ट विकेट टेकर, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, 5वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में जो खिलाड़ी बने हैं वो है रविंद्र जडेजा, ठीक है। इन्होंने ये कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। अभी इंडिया हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें ये कारनामा इन्होंने किया है। तो ये 5th हाईएस्ट टेकर बने हैं इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में, याद रखिएगा, T20 में नहीं, वनडे में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो इन्होंने किसको सरपास किया है? इन्होंने ईशांत शर्मा को सरपास किया है, ठीक है। इन्होंने ईशांत शर्मा से ईशांत शर्मा जी से आगे निकले हैं, ठीक है। ईशांत शर्मा जो है 311 विकेट के साथ 5वें स्पॉट पे थे, ठीक है, 5th नंबर पे थे 311 विकेट के साथ। अब ये जो है इनको सरपास किया गया है रविंद्र जडेजा द्वारा, ठीक है। अब रविंद्र जडेजा से पहले आगे कौन 4 लोग हैं? तो अनिल कुंबले हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, कपिल देव हैं और हरभजन सिंह हैं, और 5th नंबर पे रविंद्र जडेजा है, ठीक है। और 6th पे है ईशांत शर्मा, कितने विकेट के साथ? 311 विकेट के साथ, ठीक है, 311 विकेट के साथ। तो ये बात याद रखिएगा। 3 डायमेंशन है इसमें। सबसे पहला डायमेंशन ये है कि कौन सा खिलाड़ी है, तो रविंद्र जडेजा जी हैं। कितने नंबर के विकेट टेकर बने हैं, ये दूसरा डायमेंशन हुआ, तो 5th हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं। थर्ड डायमेंशन हुआ कौन से टाइप का क्रिकेट है ये, तो टेस्ट क्रिकेट में ये 5th हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं। चौथा डायमेंशन ये है कि किसको सरपास किया है, तो ये ईशांत शर्मा को सरपास किया है। छठा डायमेंशन इस न्यूज़ का ये है कि किसके खिलाफ ये रिकॉर्ड हासिल किया है, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में ये हासिल किया गया था ये रिकॉर्ड। ऑबिचुअरी की बात करें तो डॉक्टर विवेक देबरॉय, जो कि चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, उनका निधन हो गया है नवंबर 1 2024 को। उनकी एज थी 69। ये बहुत बड़े इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, और इनका जो रोल था इकोनॉमिक पॉलिसी में, इकोनॉमिक गवर्नेंस में और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इनका काफ़ी रोल रहा है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर विवेक देबरॉय, जो कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, उनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और ये चेयरमैन हैं 7 सालों से, सिंस सितंबर 2017 से ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क को इंडिया का पहला IGBC सर्टिफिकेशन मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है पहला जूलॉजिकल पार्क होगा जिसको IGBC सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन इतनी बड़ी लोकेशन है, बस ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने ये बताया था कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में, वो पहला ऐसा पार्क होगा जिसको IBGC सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऐसा जू होगा। द जू एम्स टू बी फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव IGBC सर्टिफिकेशन, अफर्मिंग इट्स सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए IGBC सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, और ये पहला ऐसा जू होगा जिसको ये सर्टिफिकेशन मिलेगा। अब IGBC सर्टिफिकेशन की बात कर लें तो ये पार्ट है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, ठीक है। तो ये IGBC सर्टिफिकेशन 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या करता है? ये ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स देता है कि कोई बिल्डिंग कितनी ग्रीन है, इसकी रेटिंग करता है, इसका सर्टिफिकेशन करता है, और इसके ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ताकि जो है सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बने, एनर्जी कंजम्पशन कम रहे और सस्टेनेबल रहे।
इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का? तो हैदराबाद में है। रेटिंग जो देते हैं ये 6 एरियाज़ कवर करते हैं, कितनी सस्टेनेबल है कोई बिल्डिंग, हेल्थ कैसी है, सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ, एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंसी कैसी है, ग्रीन इनिशिएटिव्स कैसे हैं और इनोवेशन कैसा हो रहा है बिल्डिंग्स के रिलेटेड। इन सब बातों को जिक्र करके क्या करते हैं ये रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। और दुर्गेश अरण्य पहला जूलॉजिकल पार्क बना है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की IGBC सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला जू। दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। तो याद रखिएगा दीपोत्सव 2024 में 25 लाख दिया जले हैं। ठीक है, 25 लाख दिया जले थे दीपोत्सव 2024 में। कहाँ पे? अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। क्या ओकेजन था? तो हम सभी जानते हैं प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसकी खुशी के लिए ये त्यौहार मनाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है अयोध्या के मंदिर में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि 25 लाख दिया उस दिन जले थे दीपोत्सव 2024 में। दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। तो याद रखिएगा दीपोत्सव 2024 में 25 लाख दिया जले हैं। ठीक है, 25 लाख दिया जले थे दीपोत्सव 2024 में। कहाँ पे? अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। क्या ओकेजन था? तो हम सभी जानते हैं प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसकी खुशी के लिए ये त्यौहार मनाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है अयोध्या के मंदिर में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि 25 लाख दिया उस दिन जले थे दीपोत्सव 2024 में। टाइफून कॉन्ग रे आया है ताइवान में। याद रखिएगा टाइफून कॉन्ग रे आया है ताइवान में। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। टाइफून का क्या नाम है? कॉन्ग रे, जो कि आया है ताइवान में। शुरुआत करते हैं मनरेगा स्कीम से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मनरेगा स्कीम से संबंधित कुछ डिटेल्स दिखाई हैं, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है, उसके फैक्ट्स आपके सामने दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं मनरेगा स्कीम क्या है। तो ये 2005 की स्कीम है जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार का प्रावधान रहता है। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या किया है, इन्होंने मनरेगा स्कीम का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके डेटा दिया है। तो देख लेते हैं क्या डेटा है इनका। तो फिजिकल ईयर 2007 से 2014 के बीच पर्सन्स डेज जो जनरेट हुए थे वो 1600 करोड़ हुए थे। ठीक है, पर्सन्स डेज कितने जनरेट हुए थे फिजिकल ईयर 7 से फिजिकल ईयर 14 में? तो 1600 करोड़ के पर्सन डेज जनरेट हुए थे। पर्सन्स डेज क्या होते हैं? जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही पर्सन द्वारा, उसको पर्सन डेज कहते हैं। ठीक है, पर्सन डेज जनरेट हुए 2015 से 2025 तक। तो ये लगभग 3000 करोड़, 2923 करोड़ पर्सन डेज जनरेट हुए। ठीक है, और ये जो पर्सन जनरेट का परसेंटेज बढ़ा हुआ है ये अप्रॉक्सीमेटली 76.1% के बेसिस पे बढ़ा हुआ है। तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा कि पहले 2007 से 2014 के बीच में 1600 करोड़ पर्सन डेज जनरेट हुए थे और फिर 15 से 25 के बीच में 2923 करोड़ जनरेट हुए हैं, विच रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज ऑफ 76.1% इंक्रीज इन पर्सन डेज। फिर बजट एलोकेशन की इन्होंने चर्चा की थी। 2013 से 14 में बजट एलोकेशन होता था 33,000 करोड़ का। ठीक है, 33,000 करोड़ का होता था, पर 2025 में इस साल कितना हुआ है? ये बढ़ के 86,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, 86,000 करोड़ हो गया है। तो ये कुछ बातें हो गई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड टू मनरेगा स्कीम, जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद ये निकल के आते हैं, ये फैक्ट्स जो कि पब्लिश किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को। तो ये बात आपको याद रखनी है, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रीडिज़ाइन किया गया है, रिकॉम्पोज किया है सरकार द्वारा। इससे क्या होगा, जो भी ट्रेनिंग और इंडस्ट्री रिफॉर्म्स हैं वो अच्छे से लिए जा सकेंगे। मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है इसमें? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए ट्रेनिंग देना। ठीक है, जैसे 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की ट्रेनिंग देना, तो इसको अप्रेंटिसशिप बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर स्किल प्रोवाइड की जाती है। तो मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व होगी? तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पर्पस क्या है इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन का, कि अब जो नई तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे डिजिटल ट्रेनिंग हो गई और तरीके की ट्रेनिंग हो गई जो करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से जुड़ी हो, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से अलाइंड हो, इसी चीज़ के लिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि वो ऐसे रिफॉर्म्स बता सकें जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर टाइपिंग है, अब तो उतना रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, या टाइपराइटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? अब डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल स्किल्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को एनहांस किया जाए, एग्जिस्टिंग रूल्स को रिफॉर्म किया जाए और इंडस्ट्री एडॉप्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया किया जाए। न्यू काउंसिल मैंडेट क्या है, इनका ड्यूरेशन क्या होगा? तो ये 3 साल के लिए होंगे, ठीक है। अब इसमें मेंबर्स भी बढ़ गए हैं, पहले 46 मेंबर्स हुआ करते थे मार्च 2019 में, फिर अब ये बढ़ के 54 मेंबर्स हो गए हैं। इसमें नोटेबल PSUs इन्वॉल्व हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है, नेवाइल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे टाटा ग्रुप हो गए, मारुति सुजुकी हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टोयोटा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है? तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, और वाइस चेयरपर्सन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं या कोई भी MP हो सकता है। तो यहाँ पे तो मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी जी, तो इसीलिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के जो हेड होंगे वो मिनिस्टर होंगे जयंत चौधरी जी। और जो वाइस चेयरमैन है ये राज्यसभा के MP है विक्रमजीत सिंह साहनी, ठीक है। विक्रमजीत सिंह साहनी जो है वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन होंगे। मैंडेट क्या है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल का? तो ये डिज़ाइन की जाती है या फॉर्म की जाती है, एडवाइजरी बॉडी है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत, ठीक है। ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह मशवरा देती है अप्रेंटिसशिप पॉलिसी से रिलेटेड, रिफॉर्म से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ जॉब रेडी वर्कफोर्स को कैसे डेवलप किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर गाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस कंट्री ने बैन किया है सोशल मीडिया यूसेज फॉर द चिल्ड्रेन अंडर 16, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। साथ ही साथ आप उम्र भी याद रखिएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए वहाँ पे कि, और आपसे यही पूछ ले कि कितने साल तक के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को बैन किया है। तो 16 साल तक के लिए, हो सकता है आपको 14 साल दे दे, 12 साल दे दे, 18 साल दे दे, तो आपको याद रखना है 16 साल से कम के जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, इसके आगे और हम लोगों को कुछ नहीं जानना है, ठीक है। टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स तो जितने भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें जो है इनको 16 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको इनएक्सेसिबल कर दी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की ओर। तो 27th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ हुई है? तो ये आपिया समोआ में हुई है, ठीक है। अब इसका नाम समोसा हो या कुछ भी हो, समोआ हमको लगता है, अब जो भी नाम हो या जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप देख लीजिएगा। याद रखने वाली बात ये ओशियानिक कंट्री है, ठीक है। ये साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में लाया करती है समोआ कंट्री। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब तक आपने अगर 1-2 एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थीम तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है। तो थीम याद रखनी है 27 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की, जिसको CHOGM 2024 बोला जाता है, चोगम बोला जाता है, ठीक है। थीम क्या है? वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, ठीक है। इतना बस इतना हो जाएगा, इतने से ही आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अगर आपसे आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ, कौन से एडिशन की स्कीम है? तो 27th एडिशन की कॉमनवेल्थ की ये थीम है, सॉरी, ठीक है। 27th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की ये थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन हेल्थ। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये 75th एनिवर्सरी है कॉमनवेल्थ की। फर्स्ट ऐसी मीटिंग है जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री में है। ये पैसिफिक आइलैंड की कंट्री हमने आपको बताया था, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आती है। तो पैसिफिक आइलैंड में ये पहली ऐसी कंट्री है जो ये कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट चोगम फॉर किंग चार्ल्स 3 एज हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। अब हेड ऑफ कॉमनवेल्थ कौन हो गए हैं? तो चार्ल्स 3 हो गए हैं, ठीक है। प्रीवियस मीटिंग कहाँ हुई थी? तो प्रीवियस मीटिंग 2022 में किगाली रवांडा में हुई थी, जो कि अफ्रीका में कंट्री है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन में कंट्री है रवांडा। नेक्स्ट कहाँ होगी? तो नेक्स्ट होगी 2026 में एंटीगुआ एंड बारबुडा में, जो कि कैरेबियन आइलैंड में कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ये हर 2-2 साल में होती है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कब होती है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की? तो हर 2-2 साल पे होती है, एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं, ये देख लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ ओशन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, जिसको बोला जाएगा आपिया कॉमनवेल्थ ओशन डिक्लेरेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ओशन के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस अमिड क्लाइमेट थ्रेट्स, पोल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हो गया हमारा ओशन डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया था कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 27th में, ठीक है।
कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये है शिरले आयोरकर बॉचवे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं घाना के, ठीक है। मतलब है तो ये फॉरेन मिनिस्टर घाना के, पर ये कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल के तरीके से भी ये एक्ट करते हैं। इनसे पहले कौन थे, तो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड डोमिनिका से आती हैं, उन्होंने सर्व किया था सिंस 2016, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की। याद रखिएगा 27th एडिशन यहाँ पे होस्ट किया गया है अपिया समोआ में। मिशन वसुंधरा की बात करें तो मिशन वसुंधरा जो स्कीम है वो है असम की। तो आप याद रखिएगा ये कहाँ की इनिशिएटिव है, ये असम की इनिशिएटिव है। इसका पर्पस क्या है, लैंड राइट्स प्रोवाइड करना, जितनी भी इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ पे असम में उनको लैंड राइट्स प्रोवाइड करना, उनसे उनके रिलेटेड जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, लैंड के नंबर्स हैं, लैंड को जो और तरीके से ऑथराइज करने वाली चीज़ें, उन सारी प्रोसेस को डिजिटाइज करना। तो डिजिटाइज लैंड रिलेटेड सर्विसेज एंड पब्लिश मैप्स टू बेनिफिट आसाम रेजिडेंट्स, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिएगा वसुंधरा कहाँ की स्कीम है, ये आसाम की स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो लैंड राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है इंडिजिनस पीपल को, और साथ ही साथ लैंड रजिस्टर्ड जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको डिजिटाइज करना। पहली बार कब लॉन्च की गई थी, तो पहली बार 21 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च की गई थी 22 में, और 24 में अब मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च की गई है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है हर साल एनुअली नवंबर 10 को, याद रखिएगा नवंबर 10 को। और इस बार की थीम है यूथ एट द फोरफ्रंट, ठीक है। पीस और डेवलपमेंट के लिए कौन आगे आएगा, यूथ आएंगे, जो युवा हैं वो आएंगे, यूथ एट द फोरफ्रंट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये थीम है इसकी, यूथ एट द फोरफ्रंट। थीम अलाइनमेंट किससे है, तो इट अलाइंस विद इंटरनेशनल डिकेड फॉर साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि डिकेड कब से कब तक है, 2024 से 2033 तक, ठीक है, 2033 तक, ठीक है। हल्का सा ये बात याद रखिएगा। वैसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस इंफॉर्मेशन की याद रखनी है वो है एनुअल थीम, ठीक है। एनुअल थीम क्या है, यूथ एट द फोरफ्रंट, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स लॉन्च किया गया है, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में इसकी डिटेल्स पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा क्या नाम है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। सबसे पहले इंडिया की रैंक देखते हैं जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 79th रैंक है अमंग 142 कंट्रीज, ठीक है। 142 कंट्रीज में 79th रैंक आई है इंडिया की विद स्कोर ऑफ 0.50, ठीक है। और ये इंक्रीज हुआ है 0.8% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया की रैंक कितनी है, 79th है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। कौन रिलीज करता है इसको, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट पब्लिश करता है, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स की एक बॉडी है वो करती है इसको पब्लिश, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की रैंक है 79th विद स्कोर ऑफ 0.50। स्कोर में कितना इजाफा हुआ है, तो 0.8% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर। टॉप कंट्रीज की बात करें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में तो कौन कौन है, तो फर्स्ट पे है डेनमार्क, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है फिनलैंड, फोर्थ पे है स्वीडन और फिफ्थ पे है जर्मनी, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट पे कौन है, ठीक है। वैसे तो इतना नहीं पूछना चाहिए कि फिफ्थ तक कौन है, पर फिर भी आपके सहूलियत के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे है डेनमार्क। बॉटम कंट्रीज की बात करें तो लास्ट पे है म्यांमार, सेकेंड लास्ट पे है हैती, थर्ड लास्ट पे है सॉरी फर्स्ट देखें, अगर बॉटम कंट्रीज में देखें तो 142nd पे है वेनेजुएला, 141st पे है कंबोडिया, 140 पे है अफगानिस्तान, 139 पे है हैती और 138 पे है म्यांमार, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग की बात करें तो इंडिया साउथ एशिया में जो है वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। हमारे आगे है नेपाल 69th नंबर पे, और हमसे ऊपर है श्रीलंका 75th नंबर पे रूल ऑफ लॉ के प्रोजेक्ट में। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से क्या ही कंपैरिजन करना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा साउथ एशिया में थर्ड स्थान पे, ठीक है, विद रैंक ऑफ 79th। इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये होता है, ये वाले रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का नाम से ही समझ में आ रहा है, रूल ऑफ लॉ एज अ प्रैक्टिस जो की जाती है अपने में, जो भी रूल ऑफ लॉ एज अ प्रैक्टिस, जैसे कि करप्शन कितना है, ओपन गवर्नमेंट कितनी है, फंडामेंटल राइट्स कितना ज़्यादा वायलेट हो रहा है, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को मेजर करना। तो किन किन फैक्टर्स पे इवेलुएट किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को, तो 8 मेन फैक्टर्स होते हैं विद 44 सब फैक्टर्स, ठीक है। अब 8 मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, मतलब गवर्नमेंट कितनी आर्बिट्रेरी है या गवर्नमेंट कितनी आर्बिट्रेरी नहीं है, इस पे मेजर किया जाएगा। कितना करप्शन है या कितना करप्शन नहीं है, इस पे मेजर किया जाएगा। गवर्नमेंट कितनी ओपन है या गवर्नमेंट कितनी ट्रांसपेरेंट है अपनी वर्किंग्स को लेके, इस पे मेजरमेंट होता है। फंडामेंटल राइट्स की पे मेजर होता है। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एंड
इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। तो ये 8 मेन फैक्टर्स हो गए। अब इसके अंदर 44 सब फैक्टर्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के फैक्टर्स जिन पे कंट्रीज को इवैल्यूएट किया जाता है उसकी बात। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके सीईओ और फाउंडर हैं विलियम एच न्यूकॉम्ब, ठीक है। विलियम एच न्यूकॉम्ब ने फाउंड किया था, ये को फाउंडर हैं इसके वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के। ये कब फाउंड किया गया था? ये 2006 में फाउंड किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका हमने देखा ये वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ये बात याद रखिएगा, ये 2009 से पब्लिश हुई जा रही है, मतलब 2009 से ये पब्लिश की जा रही है रिपोर्ट रेगुलरली। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो है कब से पब्लिश की जा रही है? ये 2009 से पब्लिश की जा रही है, याद रखिएगा। 7th असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कौन सी असेंबली है? 7th असेंबली है। किसकी? 7वीं असेंबली है किसकी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अभी हम लोग ने थोड़े 1-2 दिन पहले ये चर्चा की थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया और फ्रांस को क्या किया गया है? प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट पे इलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा था कि कौन कौन चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं इसके और प्रीवियस चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ने कल या परसों के करंट अफेयर्स में की थी, करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। साथियों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मतलब रेगुलरली फॉलो करते रहिए, क्योंकि हर बार वही इन्फॉर्मेशन रिपीट करने से वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वही आपको बताया जाता है हर एक वीडियो में अलग अलग दिन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग पुरानी बातें नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो 7th असेंबली हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वहाँ पे कौन कौन सी रिपोर्ट इंक्लूड्स की गई है, ठीक है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट आई हैं? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये 4 रिपोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से आती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि कौन सी रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसमें 120 कंट्रीज़ हैं। ये क्या करेगा? इनका मिशन क्या है कि सोलर एनर्जी जितनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करके एनर्जी उससे प्रोड्यूस की जाए, सिक्योरिटी डेवलप की जाए और सस्टेनेबिलिटी डेवलप की जाए। इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया गुरुग्राम में है। पहला ऐसा इंडिया गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? तो दिसंबर 6, 2017 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसका रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के दौरान, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड उनके रिपोर्ट के सीरीज़ की। और ये सीरीज जो है मतलब ये रिपोर्ट्स जो हैं ये 2022 से ही इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। तो ये तीसरा एडिशन होगा इसका, ठीक है। ये 3rd एडिशन था इन रिपोर्ट्स का। सोलर मार्केट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 2 पे आ गए हैं ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी, जो कि इंडिया से आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये प्लेयर क्या हुए हैं? वर्ल्ड नंबर 2 पे आ गए हैं अर्जुन एरिगासी। ये कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट राउंड 3 में जो है अर्जुन एरिगासी ने एलेक्जे सराना को हराया है। उनको हरा के इनकी रेटिंग हो गई है 2805.8 2805.8 इनकी रेटिंग हो गई है। और इनकी रैंक हो गई है नंबर 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जुन एरिगासी की रैंक हो गई है वर्ल्ड नंबर 2। वर्ल्ड नंबर 1 पे कौन है? तो मैग्नस कार्लसन है नंबर 1 पे, जिनकी रेटिंग है 2831, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ये हो सकता है मैग्नस कार्लसन जी को भी वो कर ले, इनके आगे भी निकल जाए, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 3 पे पहले थे यूएसए के फाबियानो कैरुआना, ठीक है। तो इनको सरपास किया है अर्जुन एरिगासी ने, तो ये बात याद रखिएगा। गुकेश जो है इंडिया के अनदर ग्रैंड मास्टर, वो नंबर 5 पे है, ठीक है। ये नंबर 5 पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जुन एरिगासी वर्ल्ड नंबर 2 पे पहुंच गए हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट में एलेक्जे सराना को हराकर। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? मैग्नस कार्लसन है। और हल्का सा रेटिंग भी याद रखिएगा कितनी है अर्जुन एरिगासी की, तो 2805.8 इनकी रेटिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस मास्टर्स टेनिस की। तो पेरिस मास्टर्स टेनिस टाइटल में चैंपियन बने हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, याद रखिएगा। ये जर्मनी से आते हैं, ठीक है। जर्मनी से आते हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। इन्होंने पेरिस का टेनिस टाइटल जीत लिया है।
किसको हरा के? यूगो हम्बर्ट को हरा के, ठीक है, यूगो हम्बर्ट को हरा के इन्होंने क्या किया है? पेरिस टेनिस मास्टर्स जीत लिया है, ठीक है। अब इनकी रैंकिंग कितनी हो गई है? इनकी रैंकिंग नंबर 2 हो गई है। इन्होंने किसको पिछाड़ा है, पीछे कर दिया है? तो कार्लोस अल्कराज को, याद रखिएगा, कार्लोस अल्कराज को इन्होंने पीछे कर दिया है और वर्ल्ड नंबर 2 पे अब ये काबिज हो गए हैं, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। और ये कहाँ से आते हैं? ये जर्मन से, मतलब इनकी नेशनैलिटी जर्मन है और ये जर्मनी से आते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये कौन सा एडिशन है? तो ये सेकेंड एडिशन है। किसका? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहाँ पे क्या होगा, जो मिलिट्री हेरिटेज इंडिया की उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बारे में और बताया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी नेशनल एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री हिस्ट्री के, उनको क्या किया जाएगा, उनको मतलब थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा और साथ ही साथ इंडिया के मिलिट्री कल्चर को एनहांस किया जाएगा। तो ये बात हो गई इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की। एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार की बात करते हैं तो ये ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज मतलब तीनों सेनाएं इन्वॉल्व है, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। 10 दिन की ये पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। कहाँ पे? लद्दाख में, ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया में ये कंडक्ट की जाएगी, याद रखिएगा, पूर्वी प्रहार। और ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है, तीनों ही सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होंगी, कंडक्ट करेंगी आपस में मिलके, ठीक है। इससे क्या है? ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ेगी, मिलिट्री रेडीनेस अक्रॉस द ईस्टर्न फ्रंट बढ़ेगा और कॉम्बैट रेडीनेस अच्छे से असेसमेंट करा जाएगा, ठीक है। एक मिलिट्री डिवाइस का नाम की बात करें तो ये वज्र शॉट है, ठीक है, याद रखिएगा। वज्र शॉट क्या है? ये हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है, ठीक है। हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन का नाम क्या है? तो वज्र शॉट नाम है। ये एक मिलिट्री प्रोडक्ट है, वज्र शॉट। इसको कहाँ पे डेवलप किया गया है? तमिलनाडु, इंडिया से डेवलप किया गया है और शोकेस किया गया था स्वावलंबन 2024 में, जो इंडियन नेवी की नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार था, स्वावलंबन 2024, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वज्र शॉट क्या है? तो ये हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है, तमिलनाडु में ये डेवलप किया गया था और स्वावलंबन 2024 में ये शोकेस किया गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया है अनिल प्रधान जी को, ये बात याद रखिएगा। रोहिणी नैयर प्राइज 2024 को किससे सम्मानित किया गया है? मतलब अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है रोहिणी नैयर प्राइज 2024 से। किस लिए ये अवार्ड का पर्पस क्या है? तो ये रिकॉग्नाइज करता है इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशंस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है रोहिणी नैयर प्राइज 2024। इस बार रेसिपिएंट है अनिल प्रधान जी, ठीक है। बाकी आप अवार्ड क्राइटेरिया देख लीजिएगा और बैकग्राउंड ऑफ द अवार्ड क्या है। तो अवार्ड क्राइटेरिया क्या है? तो ये उनको अवार्ड किया जाता है जो कि 40 साल से उम्र के कम है, 40 साल की उम्र से कम लोगों को, यंग लीडर्स को जो कि नोटेबल कंट्रीब्यूशंस देते हैं रूरल डेवलपमेंट में, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। रोहिणी नैयर कौन थी? तो ये इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे, जो जिन्होंने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया था, ठीक है। तो रोहिणी नैयर इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं रूरल डेवलपमेंट में और जिनकी उम्र होती है 40 साल से कम। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 8, 2024 को। इस बार की थीम है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन किसकी है ये? तो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे 2024 की ये थीम है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 8, 2024 को। माउंट लेवाटोबी लाकी लाकी इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जिसका नाम है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। ये कहाँ पे है? तो ये फ्लोरेस आइलैंड, ईस्टर्न इंडोनेशिया में। तो बस इसलिए इंक्लूड किया गया था कि आपको इसकी लोकेशन पता हो वॉल्केनो की। वॉल्केनो का नाम क्या है? माउंट लेवोटाबी लाकी लाकी। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में।